हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं आपके इंग्लिश के पेपर के बारे में। एग्जाम आ रही है, इंग्लिश का पेपर है हमारा। ओके, और उसके लिए जो है वो पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन कहो या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहो चैप्टर्स में से, तो वो सारा का सारा तामझाम इंतजाम करके हम आए हैं आज। ओके, तो पूरा का पूरा आपको एकदम ही बेफिक्र होकर आप पेपर लिख पाओ ऐसा तैयार कर देना है। ओके, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स में से खास करके मैंने चुन चुन के आपके लिए जो है वो यहाँ पे टॉपिक्स या फिर कहे तो थोड़े थोड़े जो है वो हमने स्टेप्स बनाए हैं चैप्टर के कि जो पूरा का पूरा चैप्टर उसमें आ जाए। ओके, तो वैसे जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स की बात करने वाले एकदम इजी पीजी वे में सिखाने वाले, जैसे आपको लगेगा कि एबीसीडी पढ़ रहे हैं। ओके, आराम से जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स को देखो, समझो और उसके बाद जो है वो कुछ भी पढ़ना लिखना भूल जाओ। ओके, क्योंकि पूरे साल देखो हमने जो है वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रखी होगी या फिर नहीं कर रखी होगी, जो भी हुआ सो हुआ। ओके, अब पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पर। यहाँ पे पेपर चिड़िया हमारी चुग जाए उसके पहले जो है वो हम यहाँ पे ये वीडियो देख ले ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा चला जाए। ओके, तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टेंशन को मार दो गोली और यहाँ पे फटाफट से आ जाओ क्योंकि आ रही है हैप्पी होली। तो अब फटाफट से, पता है मुझे गंदी शायरी थी पर फटाफट चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। हमारे ऑथर जो है वो यहाँ पे बुक लिखने वाले बहुत अच्छे हैं कि फर्स्ट चैप्टर ही रख दिया है द लास्ट लेसन। कोई बात नहीं, हम लास्ट लेसन फर्स्ट पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलो फटाफट से। ओके, मेरे को आप जानते हो हार्दिक जोशी के साथ आप पढ़ने वाले हो द लास्ट लेसन। ओके, क्या याद रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? तो देखो शुरुआत में से हम याद रखेंगे द लास्ट लेसन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, यहां पे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस जो है वो कराने से पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूं कि लास्ट लेसन लिखा था किस लिए, फिर क्यों ये चैप्टर बनाया गया। तो पहले के टाइम पे वॉर हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी का पुराना नाम पर्शिया था, याद रखे तो रख लेना। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ, उसमें जर्मनी जीत गया, फ्रांस हार गया। फ्रांस हार गया इसलिए जर्मनी ने जो है वो फ्रांस के दो सिटीज अल्सेस और लॉरेन वो दोनों पर कर लिया कब्जा। अब जो है वो जर्मनी की कैपिटल है जिसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है? बर्लिन। ओके, तो जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन, वहां से एक ऑर्डर पास हुआ, एक लॉ पास हुआ कि अब फ्रांस में या फिर या कि वो एरिया में अब से फ्रेंच सिखाई जाएगी नहीं, अब से सिखाई जाएगी क्या? ओनली जर्मन। तो अब क्या करना होगा? फ्रेंच टीचर्स जो है वो सारे के सारे को कर दिया जाएगा रिटायर, मतलब कि उनको जो है वो देश निकाला दिया जाएगा, तुमको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा बोल दिया। और उनको जो है वो वहां से निकाल दिया, मतलब कि वहां पे अब जो सारे के सारे फ्रेंच टीचर्स है वो रिटायर हो जाएंगे ऐसा, और फ्रेंच वहां पे सिखाई जाएगी नहीं। तो ये जो है वो हमारे यहाँ पे चैप्टर का एक हम बोल सकते हैं कि एक थीम है जिसके ऊपर चैप्टर चलता है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहले तो एक भाईबंद हमारे पास है जिसका नाम है फ्रांस, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर मतलब कि प्रोटैगोनिस्ट। क्या? प्रोटैगोनिस्ट। अब हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो वर्ड यूज करेंगे प्रोटैगोनिस्ट। ओके, मेन कैरेक्टर जो है वो हम 10th में थे तब तक यूज करते थे। ओके, अब प्रोटैगोनिस्ट। ओके, प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? फ्रांस, छोटा सा लड़का है। ओके, उसके बाद है मिस्टर हेमल, एम हेमल आप जिसको बोल सकते हो, मिस्टर एम हेमल। ओके, फ्रांस के टीचर है। क्या है? फ्रांस के टीचर जो फ्रेंच पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, ये दोनों के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलने वाली है। फ्रांस के टीचर है, फ्रेंच टीचर। ओके, जो क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच। और तीसरे जो है वो ये ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट है तो हमने लिख लिए हैं विलेजर्स। ओके, थीम क्या है देखो फटाफट से चैप्टर की। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल की रिटायरमेंट के बारे में पूरी की पूरी जो है वो हमारी स्टोरी है यहाँ पे। ओके, क्यों रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर हेमल? बिकॉज ऑफ द जर्मन ऑर्डर। क्या जर्मन ऑर्डर आया था? टू बैन फ्रेंच लैंग्वेज। क्या करना था? जर्मन ऑर्डर निकला था कि फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो जाएगी, यहाँ पे अब पढ़ाने वाले नहीं है। तो इसकी वजह से ये भाई साहब को जो है वो यहाँ से हो जाना पड़ा रफू चक्कर कि भाई आप 9 2 11 हो जाओ 12 बजने तक। ओके, तो ऐसा जो है वो हुआ जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी स्टोरी हुई। ओके, लास्ट लेसन का मतलब क्या कि मिस्टर हेमल जो है उसका यहाँ पे स्कूल में अब आखिरी दिन था।
और आखिरी दिन का लास्ट डे का वो लास्ट लेसन दे रहे थे, उस लेसन में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या सब कुछ जो है वो हुआ, वो सारी की सारी बातें हमको अब यहाँ पे ये लास्ट लेसन में देखनी है। पता चला? तो ये कैरेक्टर्स और ये थीम है। अब सुनो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आप जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले हो। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे कैसे? ओके, हमको पूरी स्टोरी आती है, सब में स्टोरी डाल दिए से नहीं, सिस्टमेटिकली क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देखो 3 स्टेप में आपके क्वेश्चन के आंसर लिखोगे आप कैसे। तो सबसे पहले तो जो है वो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको समझो, उसमें से क्वेश्चन होगा, समझो। सबसे पहले जो है वो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? ओके, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन किसका, किस चीज का इंट्रोडक्शन लिखोगे? तो यहाँ पे पहले तो जो है वो ऑथर का नाम लिखोगे, किस ऑथर ने लिखा है ये पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, दूसरी बात की चैप्टर की थीम क्या है, थीम जो है वो आपका इंट्रोडक्शन बनेगा कि ये चैप्टर जो है उसके बारे में है। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन आप जो है वो 3 और 4 लाइन में लिख सकते हो। कितनी? 3 या फिर 4 लाइंस में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद आपका मेन कंटेंट या फिर आंसर, जिसको हम बोलते हैं क्या, आंसर, वो आप आंसर लिखोगे। तो आंसर जो है वो आपका 8 to 10 लाइंस का आंसर हो जाएगा। और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन लिखो, ये खास करके इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको यहां से पूछ लिया कि मिस्टर हेमल जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, फिर मिस्टर हेमल को ये छोड़कर जाना पड़ा स्कूल, क्यों जाना पड़ा समझाओ। तो हम पूरा का पूरा जो है मिर्च मसाला जो भी हमारे पास था वो हमने डाल दिया, और उसके बाद जो हम लास्ट में बोलेंगे कि इस वजह से मिस्टर हेमल को जाना पड़ा, जो हमने ऊपर लिख रखा होगा साबित करके। ओके, तो ये बात है, उसको कंक्लूजन बोला जाता है कि ऐसे की। ओके, उसका आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है वो कंक्लूजन आप जो है उसको 3-4 लाइन में या फिर 2-3 लाइन में दे दोगे। ओके, तो वो हो गया आपका ये आंसर का स्ट्रक्चर, कि ऐसे आंसर लिखा जाएगा ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे मिले। क्लियर? ओके, तो अब देखो ये इंट्रोडक्शन तो हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये बात करते हैं कि आंसर कैसे लिखोगे, क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट से यहाँ पे ध्यान रखो। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में से याद रखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला है कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। हमारा जो लिटिल बॉय है फ्रांस, ओके, उसका कैरेक्टर कैसा था, कैसा बच्चा था वो फ्रांस। ओके, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहली बात उसके बारे में याद रखेंगे, छोटा सा बच्चा था जिसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि मिस्टर हेमल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। क्यों स्ट्रिक्ट थे? क्योंकि मिस्टर हेमल जो है वो एकदम जो है वो हिटलर किस्म के आदमी थे। ये टाइम भी जर्मन वाला हिटलर वाला ही है। ओके, तो H फॉर हिटलर और H फॉर हेमल, और H फॉर नहीं, पर मैं हिटलर नहीं हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो मिस्टर हेमल जो है वो अपने पास आयरन रूलर रखते थे बड़ी वाली, तो उससे फ्रांस बहुत डरता था। स्कूल के सारे बच्चे बहुत डरते थे, तो उनकी वजह से उसको जो है वो जरा भी पसंद नहीं था स्कूल जाना। ओके, और दूसरी बात कि मिस्टर हेमल ने उसको दिया था एक होमवर्क, पार्टिसिपल्स करने थे जो भाई बहन ने किए नहीं थे, इसकी वजह से मिस्टर हेमल उसको पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से स्कूल जाना पसंद नहीं था। बट याद रखो बहुत ज्यादा प्लेफुल, बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बच्चा था ये फ्रांस। ओके, कि जो है वो एकदम नेचर पसंद था उसको। ओके, और उस टाइप का उसका पूरा का पूरा जो है वो कैरेक्टर यहाँ पे हमारे सामने दिखाया गया है, तो वो लिखना है आपको। ओके, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि कम टाइम में जरा भी जो है वो हम जो है वो एकदम टाइम वेस्ट किए बिना हम फटाफट से सारे के सारे चैप्टर्स देख सके। क्लियर? तो देखो अब सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मॉर्निंग। जब आपका चैप्टर शुरू होता है वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया मॉर्निंग का, सुबह कैसे थी, ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। इसका कोई जो है वो आप परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, पर ये चीजें आंसर में इंक्लूड हो सकती है कोई दूसरे आंसर में अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस। ओके, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग कैसे थी, बर्ड्स वर चिर्पिंग, बर्ड्स जो है वो अच्छा अच्छा गा रहे थे, सनलाइट एकदम गोल्डन आ रही थी, फ्लावर्स खिले हुए थे, ब्लोइंग सब कुछ हो रहा था। ओके, तो ये जो था नेचर एकदम खिला हुआ था, फ्रांस को बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रांस को लगा कि चलो स्कूल वूल गया बाढ़ में तेल लेने, हम जो है फटाफट जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। तो ऐसा नेचर था मॉर्निंग का। ओके, तो ये आप बता सकते हो। थर्ड चीज देखो क्या है, रेगुलर एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। ये टॉपिक जो है वो यहां से थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी थिंग्स वी कैन सी इन दिस चैप्टर, ओके, अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। ओके, या फिर जो है वो बोले तो कि टू द जो भी कोई रेगुलर हमारा रेगुलर एटमॉस्फेयर होता है स्कूल का,
वो हर रोज कैसा होता है और आज कैसा था। ओके, वी हैव टू डिस्कस इट प्रॉपरली विथ क्लियर माइंड एंड क्लियर थॉट्स। ओके, तो जिससे क्या हो सके कि सामने वाला जो हमारा जो पेपर चेकर है वो अच्छे से समझ सके। तो ये दोनों टॉपिक हम याद रखें। देखो डिस्क्रिप्शन हर रोज जो है वो कैसा होता था, रेगुलर एटमॉस्फेयर। तो देखो याद रखो कि हर रोज एक तो स्कूल के बाजू में मार्केट वार्केट जैसा होता था, स्कूल के पीछे जो है वो जर्मन का एक टेंट लगा था जहां पे रोज जो है वो ड्रिलिंग वो सब उसके जो सिपाही सोल्जर्स है वो करते रहते थे। ओके, तीसरी चीज कि आसपास में गांव वाले को आते थे क्योंकि पढ़ाई में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके, तो इसकी वजह से जो है वो वहां पे क्या होता था, स्कूल में गांव वाले कोई नहीं होते थे, मार्केट वार्केट का शोर वोर सब कुछ हुआ करता था बाहर का। वो जो जर्मन ड्रिलिंग करके रहते थे, मार्चिंग करते थे, उसका भी जो है वो थंपिंग की आवाज आती थी, वो जोर से चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज आती थी बहुत ज्यादा बाहर से। तो बाहर के शोर से बचने के लिए बच्चे अंदर जो है वो कान में उंगलियां डाल के जो भी टीचर सिखा रहे हैं उसको जोर जोर से रेसिटेट कर रहे थे, दोहरा रहे थे ताकि उनको याद आ जाए। तो उनका भी शोर हो रहा था। बच्चों को चुप कराने के लिए टीचर जो है वो बार बार अपनी रूरल जो है वो टैप कर रहे थे, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो उसका भी शोर आवाज जो है वो बहुत आती थी। और कई सारे टीचर जो है वो दीवार पे आयरन रूलर जो है उसको ट्रैक करते थे, जिसकी भी आवाज आती रहती थी। तो ऐसी बहुत सारी आवाजें जो है वो आती रहती थी, बहुत सारा शोर होता था और ऐसा जो है वो एटमॉस्फेयर होता था जहां पे हमको रेगुलर स्कूल एटमॉस्फेयर ना दिखे। ओके, ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो उस स्कूल का वहां पे होता था। बट डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑफ दैट डे अराउंड स्कूल एंड रीजन ऑफ इट। यहां पे खास करके गौर करेंगे हम कि डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर अलग था। ओके, उस दिन का एटमॉस्फेयर हर रोज से अलग था। कैसे अलग था, क्या क्या चीजें अलग थी? तो उस टाइम पर वहां पे विराट कोहली आया था? नहीं। ओके, क्या था डिफरेंट एटमॉस्फेयर? तो देखो पहली बात तो ये थी कि स्कूल के बाजू में ही एक नोटिस बोर्ड लगा था। क्या लगा था? नोटिस बोर्ड, या फिर आप उसको हमारे चैप्टर में उसके लिए वर्ड है बुलेटिन। क्या है? बुलेटिन। बुलेटिन बोर्ड मतलब कि जहां पे अच्छी बुरी गांव की पूरी खबर जो है वो वहां पे आती थी। ओके, अच्छी तो छोड़ो, बुरी ही आती थी। ओके, तो वहां पे जो है वो नोटिस बोर्ड के आगे गांव वाले सारे के सारे जमा हो रहे थे, सब कुछ। हमारा फ्रांस भाई जैसे ही वहां से निकला, एक तो लेट हो गया था बेचारे को, पार्टिसिपल्स किए नहीं थे, ऐसे भी मिस्टर हेमल डांटने वाले थे, उसमें लेट हो गया तो वैसे भी डांटने वाले थे। तो वो सब कुछ जो है वो सोच के जो है वो फ्रांस स्कूल पहुंचा, तो उसने डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखा। कैसा एटमॉस्फेयर था तो फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक तो जो है वो एकदम शांति थी, लोग बहुत सारे स्कूल में आ जाए थे जो हर रोज नहीं आते थे, एकदम सैड, एकदम क्वाइट, बच्चे कोई नहीं थे अभी। तो वो फ्रांस क्लास में गया और क्लास में जाकर देखा तो वहां पे जो है वो सारे के सारे बच्चों की जगह पर विलेजर्स बैठे हुए थे, क्लास एकदम फुल था। ओके, और मिस्टर हेमल को वहां पे उसने देखा, एकदम शांत, एकदम क्वाइट। तो ऐसा एटमॉस्फेयर था बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, जो हर रोज नहीं होता है। अब देखो मिस्टर हेमल को उसने देखा तो कैसे थे मिस्टर हेमल, वो यहाँ पे देखना है फटाफट से, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल। तो मिस्टर हेमल जो है वो पहले तो एकदम खड़ूस किस्म के, एकदम रूड किस्म के आदमी थे। ओके, इसलिए हमने उसको यहाँ पे सेमी हिटलर बोला है। ओके, तो ऐसे किस्म के वो आदमी थे, एकदम खड़ूस, एकदम आयरन रूलर बड़ी से रखते थे साथ में, जैसे कोई तलवार रख रहे हो, नहीं तो जैसे कोई तलवार रख रहे हो ऐसे जो है वो बड़ी सी आयरन रूलर रखते थे। उसके साथ साथ जो है वो बच्चों को बहुत डांटते थे, एकदम किसी के साथ हंसते या फिर हंसी से बात नहीं करते थे इजीली। ओके, और सबको पनिश करते थे, सजा देते थे। तो ऐसे उनका एटमॉस्फेयर था। ओके, बट आज फ्रांस ने मिस्टर हेमल का दूसरा रूप देखा। क्या? तो फ्रांस जैसे ही आया डर रहा था मेरे को मिस्टर हेमल मारेंगे, डांटेंगे, पनिश करेंगे, बट मिस्टर हेमल ने ऐसा कुछ किया नहीं, एकदम प्लीजेंटली उसको बोला कि आओ बैठ जाओ, ऐसा। और आज उसका ड्रेस था मिस्टर हेमल का, वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल था। जो स्पेशल ड्रेस अपना जो भी कुछ अटायर है वो या तो कोई फंक्शन हो या फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई बड़ा मोमेंट हो तभी पहनते थे। वो ड्रेस आज उन्होंने पहनी थी। मतलब फ्रांस भाई समझ गए आज कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो गड़बड़ है, दया। ओके, तो यहाँ पे दया नहीं थी, यहाँ पे फ्रांस था। ओके, तो यहाँ पे क्या था? देखो उन्होंने ग्रीन कलर का जो उनका स्पेशल कोट था वो पहना था, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाली हैट पहनी थी। ओके, एकदम जो है वो फुगे फुगे वाली स्लीव्स वाला जो है वो शर्ट पहना था। ओके, और ऐसा एकदम जो है वो रॉयल तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही अच्छा सा जो है एकदम वेल मैनर्ड या फिर जो है वो एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेस पहना हुआ था। ओके, कि जो वो ऐसे स्पेशल फंक्शंस पर ही पहनते थे। तो ऐसे थे हमारे मिस्टर हेमल भाई। 40 साल से वो
वहां पे अल्सेस जो सिटी था वहां पे उनकी स्कूल में सर्विस कर रहे थे एज अ फ्रेंच टीचर। ओके, वहां के टीचर भी वो, प्रिंसिपल भी वो, वहां पे उन्होंने अच्छा सा अपना गार्डन सजाया हुआ था। ओके, तो वो सारी की सारी बातें मिस्टर हेमल के बारे में हम याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हेमल, कि मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन था क्या। अब उसमें उन्होंने क्या बोला, अगर फ्रांस को डांटा नहीं, ऐसे कपड़े पहने तो कुछ तो स्पेशल होगा ना, कुछ अलग होगा। तो वो चीजें हमें देखनी है कि क्या अलग है। तो पहला तो जो है वो उसने क्या बताया कि रीजन ऑफ हैविंग लूजिंग फ्रीडम, ये बात बताई। इसीलिए उनको जाना पड़ा ना, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है या फिर जो पढ़ाते थे सब कुछ उनके ऊपर अब अंग्रेजों का पूरा ध्वंस चलने लगा। तो अब जो है वो उनको अब उनके नीचे स्लेवरी करनी पड़ी है, गुलामी करनी पड़ रही है। उसका रीजन क्या था वो जो है वो मिस्टर हेमल ने उनको बताया। कैसे बताया, तो देखो रीजन क्या बताया उन्होंने। तो पहली बात ये फर्स्ट जो है वो रीजन ऑफ लूजिंग फ्रीडम, फ्रीडम लूज करने का रीजन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उनकी जो मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व किया नहीं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनको सीखा नहीं, उनको समझा नहीं, और उसका कल्चर जो है उससे वो धीरे धीरे अलग हो गए, जिसकी वजह से उनको गुलाम बनना पड़ा। जब हम हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति छोड़ते हैं तो हमको किसी ना किसी का गुलाम बनना पड़ता है। ओके, हमारा भारत भी उसका गवाह है जो अंग्रेजों का गुलाम बना था। ओके, तो ये रीजन बताया। अब रीजन के बाद देखो क्या बताया उसने कि इंपोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो है उसकी इंपोर्टेंस क्या है वो भी बताया कि हमारी मदर टंग जो है उससे हमारा अस्तित्व, हमारा एक जो है वो वजूद जुड़ा हुआ है। ओके, हमारा ओरिजिन ही वहां से है, हमारा पूरा का पूरा कल्चर मदर टंग के ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है वो एक दूसरे से अगर हार्टली हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन है तो उसका बड़ा सा बड़ा मीडियम कौन है, मदर टंग है। तो वो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया। दूसरी बात की फ्रेंच लैंग्वेज की स्पेशलिटी बताई कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा मीठी, स्वीट, मेलोडियस है, बहुत ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ओके, और एकदम जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा अगर कोई लैंग्वेज होगी जिसको बोलते ही हम जो है वो एक इंटेलिजेंस फील करें तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद देखो कि तीसरी बात क्या कही उन्होंने, थिंकिंग ऑफ फ्रांस अबाउट दैट ऑर्डर। अब देखो ये बात उन्होंने नहीं कही है, बट वो जब ऐसा बोल रहे थे कि अब जो है वो हमको फ्रेंच छोड़नी पड़ेगी, मैं जो है वो अल्सेस छोड़ के जा रहा हूं, यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, यहाँ पे जर्मन बोली जाएगी, हम गुलाम बन गए हैं, ये सारी की सारी बातें जब फ्रांस ने सुनी वहां पे, तो फ्रांस जो है वो सेंसिटिव तो था ही, जैसे हमने पहले देखा था। तो वो सोचने लगा कि ये तो कितनी बुरी बात है, ओके, कि हमारी मदर लैंग्वेज हमसे छीन ली जा रही है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मान लो कि ऐसा हो रहा है, चलो फिर भी वो हमको टॉर्चर करके या फिर बर्डन ले फोर्सफुली जो है वो हमको वो नहीं अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे और अपनी लैंग्वेज वो हमरे से बुलवाएंगे। बट वो ये नेचर को, जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, यहाँ पे पिजन का सिंबल लिया गया कि पिजन्स जो बोलते, चिरपिंग करते, उसको कैसे अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे। ओके, मतलब कि फ्रांस यहाँ पे ऐसा बोलना, फ्रांस के थ्रू ऑथर ने ऐसा बोला है हमको कि नेचर को हम जो है वो कोई भी बाउंड्री में बांध सकते नहीं है। डाउ जो है वो अल्सेस में हो या फिर लॉरेन में हो या फिर जर्मनी में हो फिर फ्रांस में हो, वो तो अपनी ही लैंग्वेज में, अपने ही साउंड में चिरपिंग करेगा, ना कि वो किसी दूसरे, हम जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज उसको सिखा सकते हैं, ना ही उसके ऊपर थोप सकते हैं, जो जर्मन्स ने यहाँ पे फ्रेंच लोगों पर ये थोप दिया था। ओके, तो ये फ्रांस के दिमाग में चल रहे थे ये थॉट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखने। चारों चार जो लास्ट लेसन है पूरा का पूरा चारों चार टॉपिक में जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक्स देख लिए, 4th देखते हैं फटाफट से, क्या है। तो यहाँ पे है वे टू बी फ्री अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल। अब मिस्टर हेमल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रास्ता है कि जिससे हम फ्री हो सके, वे टू बी फ्री। ओके, कैसे हम फ्री हो सकते हैं, कैसे हम फिर से आजाद हो सकते हैं, कैसे हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उसका उसने रास्ता बताया कि हमारी लैंग्वेज सीखो, हमारी लैंग्वेज को सीरियसली लो, और हमारी लैंग्वेज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर हमारा जो कल्चर है उसको बचाओ, उसके साथ जुड़े रहो, तो ही हम फ्री हो पाएंगे, वरना नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। एक जो है वो ध्यान रखना, 5वां टॉपिक आप बोल सकते हो कि मिस्टेक्स बताई कि कैसे हम गुलाम बने। तो उसने एक तो मिस्टेक ये बताई कि कहीं कहीं पे मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूका हूं। कैसे, कि जब उनको कभी कभी लेक्चर का टाइम होता था तब वो जो है वो बच्चों को गार्डन में पानी डालने भेज दिया करते थे, जब उनको फिशिंग करने जाना था तब वो जो है वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। पेरेंट्स की भी गलती है कि
छोटे से पैसे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए जो है वो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और काम पे लगा देते थे। बच्चों को कभी उन्होंने अवेयर ही नहीं किया कि बेटा आपको स्कूल जाना चाहिए। और बच्चों की भी गलती है कि उनकी लेजीनेस में वो कभी स्कूल में आए ही नहीं, स्कूल को समझ ही नहीं पाए, अपनी मदर टंग के साथ, मदर लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े ही नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे मिस्टर हेमल ने अपने लास्ट लेसन में कही थी कि जो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे है। क्लियर? तो ऐसा हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से ही आएगा पूरा। इतना याद रख लो, आपके दिमाग में सब कुछ जो है वो दर दर फिट होने लगेगा फटाफट से, जैसे AK 56 में से गोली निकलती है। ओके, तो यही बात हमको यहाँ पे करनी है। क्लियर? ओके, चलो फटाफट से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कि क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2। अब देखो चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हम चीज एक याद रखेंगे कि यहां पे हमको 2 स्टोरीज दी गई। चैप्टर भी 2, स्टोरीज भी कितनी है? 2। ओके, तो वो स्टोरी 2 जो है, सेकंड स्टोरी जो है वो हमको खास करके यहाँ पे याद रखनी है कि सेकंड स्टोरी में क्या क्या है। ओके, वो बात खास करके हम यहाँ पे याद रखेंगे। देखो तो स्टोरी नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा जान लेते कि क्या है इस स्टोरी में। पहले तो जान लेते कैरेक्टर्स। ओके, तो पहली स्टोरी के कैरेक्टर्स है साहेब आलम, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। ओके, क्या है वो? एक रैग पिकर बॉय है। क्या है? रैग पिकर बॉय। रैग मतलब कि कचरा, पिकर मतलब उठाने वाला, कचरा उठाने वाला एक लड़का। ओके, छोटा सा बच्चा है जो रैग पिकर बॉय। दूसरी है एनीस जंग। एनीस जंग हमारी ऑथर है, हमारी राइटर है। ओके, एनीस जंग जो भी इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जो कोई स्टोरी सुना रहा है उसको क्या बोलते हैं? नरेटर। तो हमारे नरेटर यहाँ पे कौन है? एनीस जंग। क्लियर? ओके, अब इसकी थीम क्या है जो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। खास करके ये याद रखना, ये लाइन जो है वो आपके इस पूरे चैप्टर का एसेंस है, क्रीम पॉइंट। ओके, क्या है? अ स्टोरी ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। यहां पे हमको देखना है कि ऐसी स्टोरी है जिसमें किसी बच्चे ने अपना बचपन गवा दिया है, अपना बचपन खो दिया है, बचपन में वो बच्चा बड़ा हो गया है, रिस्पॉन्सिबल बन गया है, ऐसी बातें यहाँ पे है। ओके, स्टोरी ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। तो सबसे पहली स्टोरी में क्या है? देखो साहेब आलम की स्टोरी है पूरी की पूरी। पॉइंट्स टू बी नोटेड याद रखिए फटाफट से। अब माइग्रेटेड फैमिली, माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुई है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। ओके, तो ये माइग्रेटेड फैमिली है। कहां से माइग्रेट हुए? ढाका से। नाम याद रखना, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो ढाका पे वो रहते थे पूरी की पूरी फैमिली। वहां से वो आ गए दिल्ली। कहां पे आ गए? दिल्ली, हमारे भारत की कैपिटल में। ओके, और यहां पे भी अगर खास करके बात करें जो प्लेस की, तो वो रहते थे सीमापुरी में। कहां रहते थे? सीमापुरी में। ओके, तो सीमापुरी जो है वो एक ऐसा एरिया है कि जहां पे एकदम हम बोले ना कि झोपड़पट्टी, स्लम एरिया है सीमापुरी। क्या है? दिल्ली का स्लम एरिया। और अगर वहां पे सरवाइव करना है तो वहां पे सरवाइव करने का एक ही बिजनेस है, एक ही उपाय है। क्या करना होगा? रैग पिकिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कचरा बीनना पड़ेगा। ओके, रैग पिकिंग जो है वहां एक ही बिजनेस चलता है कि जिसके ऊपर पूरे के पूरे लोग, सारे के सारे जहां पे सीमापुरी में रहते हैं सब लोग यही करते हैं। कितने? कम नहीं, कितने? 10,000 लोग जो है वो वहां पे रहते हैं। कितने? 10,000 पीपल वहां पे रहते हैं जो सारे के सारे क्या काम करते हैं? रैग पिकिंग का। ओके, मतलब कि 10,000 रैग पिकर्स वहां पे है। याद रखना कितने? 10,000। ओके, तो इतने रैग पिकर्स वहां पे रहते हैं सीमापुरी में। अब वहां पे वे टू सर्वाइव हमने देख लिया क्या है कि रैग पिकिंग करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ गोल्ड, अब ये ध्यान रखो, खास करके ध्यान रखना है कि वैसे वो कचरा बीनते थे, उसमें भी उनके लिए जो है वो एक डेफिनेशन थी गोल्ड। वो कई कई चीजों को सोने जितना इंपॉर्टेंट समझते थे। ओके, गोल्ड जितना इंपॉर्टेंट, सोने जैसा मतलब कि हम जितना खराटे मार के सोने को इंपॉर्टेंट समझते हैं उतना नहीं, बट गोल्ड जितना इंपॉर्टेंट समझते थे वो कई कई चीजों को। उनके लिए गोल्ड उन्होंने देखा भी नहीं था, वो रियल गोल्ड की बात नहीं है। ओके, तो वो कचरा जो बीनते थे उसमें से क्या गोल्ड था? तो जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, ओके, उनके लिए जो है वो गोल्ड क्या था? मान लो कि उसमें से कोई जो है उनको सिक्का विक्का, कोई नोट वोट, कोई साधन ऐसा कुछ मिल गया, कोई मशीन वशीन, तो वो उनके लिए गोल्ड था। छोटे बच्चों के लिए याद रखना कि टूटे फटे कपड़े मिल गए, फिर जो है वो टूटे फुटे खिलौने मिल गए जिससे वो खेल सके, ये वो चीजें, कोई टूटे फुटे जूते मिल गए, तो वो सारी की सारी चीजें उनके लिए क्या थी? गोल्ड। तो वो चीज भी आप याद रखो। उनकी आप दिखा सकते हो कि गरीबी कितनी थी कि जो ये छोटी चीजों के भी वो गोल्ड जितना इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, अब देखो आगे, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नरेटर विद साहेब। अब साहेब आलम की अलग ही दुनिया है सीमापुरी वाली, और एनीस जंग की अलग ही दुनिया है। ओके, अपनी एकदम जो है वो हाई सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, उसमें से जो है वो एनीस जंग आती है।
तो वो मिलती है साहिब आलम से, तो फर्स्ट टाइम देखती है वो थोड़े बच्चों के साथ खेल रहा है, ये वो सब हो रहा है, वो साहिब से मिलती है, देखती है तो उन्होंने पैरों में, उसके पैरों में कुछ था नहीं, बेयर फीटेड बॉय था एक, ओके, मतलब कि पैर में चप्पल वप्पल कुछ था नहीं। तो एनीस जंग ने पूछ लिया कि बेटा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है? रियल आंसर ये था कि उसके पास चप्पल थे ही नहीं। बट यहां पे साहिब आलम की एक सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर जो है वो अपना कैरेक्टर देखो कि वो क्या बोलता है कि मेरी मम्मी ने मेरे नए चप्पल मेरे को ले दिए हैं, और वो नए चप्पल गंदे ना हो जाए ना, इसलिए मेरी मम्मी ने वो चप्पल जो है वो अलमारी पे रख दिया है, कबर्ड के ऊपर रख दिए है। ओके, मैंने बोला मेरी मम्मी से कि मेरे को चप्पल दो, फिर वो नहीं दे रही है। ओके, क्योंकि वो खराब ना हो जाए, क्यों, मेरे को जो है वो अच्छे काम में या फिर जो है वो कभी जब बाहर जाए तब पहनने हैं, ऐसा बोला। सोचो कि वो बच्चा जो है वो कितना ज्यादा एकदम सेल्फ रिस्पेक्टेड या फिर कहे कि एकदम जो है वो अपने आप को वो कितना ज्यादा हाई प्रोफाइल्ड समझता है। ओके, वो किसी के आगे जो है वो बेबस नहीं दिखता है, किसी को जो है वो अपने दुख नहीं बताता है कि नहीं मेरे पास चप्पल नहीं है वो सब करके, नहीं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हम जो है वो उसके एटीट्यूड देखते हैं। एनीस जंग ने भी ये चीज देखी अपने फर्स्ट मीटिंग में साहिब आलम के पास। ओके, अब देखो फर्स्ट मीटिंग हो गई, ऐसा इंसिडेंट हुआ था। सेकंड देखो साहेब फेवरेट गेम एंड दैट इंसिडेंट। अब दूसरा इंसिडेंट चैप्टर में ये है कि साहेब जो है वो एनीस जंग जा रही थी, दूसरी बार साहेब को देखा, कहां देखा कि वो जो है वो टेनिस कोर्ट था, गार्डन था, उसके बाहर फेंसिंग के बाहर जो है वो वहां से लटक के फेंसिंग को पकड़ के वो जो है वो गेम देख रहा था। उस गेम का नाम क्या था वो भी साहब को पता नहीं था, बट एनीस जंग ने पूछा कि क्या कर रहे हो यहाँ, तो साहब ने बोला कि मैं यहाँ पे जो मेरी फेवरेट गेम देख रहा हूँ, ये गेम मुझे बहुत पसंद है। ओके, ऐसा उसको गेम को टेनिस बोलते थे, वो उसको पता नहीं था, फिर भी उसको वो गेम बहुत पसंद थी और वो जो है उस गेम को देख रहा था। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे उसने सब कुछ बताया, जैसे कि वो कोई मतलब बोले ना कि जहां पे उसका सिक्का चलता हो, ऐसे सब कुछ बताया कि यहाँ पे तो मैं हर रोज आता हूँ। देखो एक भाई ने तो मेरे को ये कपड़े वपड़े भी दिए, फटे टूटे कपड़े पहने थे उन्होंने, वो शॉर्ट और टी शर्ट और टूटे फूटे जूते, तो वो बताया कि देखो मेरे को ये कपड़े भी दिए वो भाई गेम वाले ने, और मैंने भी उनके जैसे कपड़े पहने हैं। अरे कभी कभी तो वहां पे वॉचमैन मैं अंदर भी जाता हूँ और चूल्हा भी चुन लेता हूँ। ओके, तो इतना ज्यादा वो जो है वो एक हाई स्टेटस जैसे कोई बता रहा हो बात, अपनी बड़ाई करता है। ओके, छोटा बच्चा है तो वो अपने आप की जो है वो तारीफ करता है, बढ़ाई करता है, देखो मेरी यहाँ पे ऐसे चलती है, मतलब कि वॉचमैन मेरे को जानता है। ओके, तो ऐसे सब कुछ बातें जो है वहां करते हैं। वो इंसिडेंस हुआ था। उसके बाद जो है वो एक बात याद रखो कि स्टोरी ऑफ उदीपी, वहां बीच में ऑथर जो है हमको दूसरी भी एक स्टोरी बताती है इससे रिलेटेड, क्या कि एक बार जो है वो कर्नाटका का एक गांव है जिसका नाम है उदीपी। क्या नाम है? उदीपी, नाम खास करके याद रखना, तो वो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उदीपी जो है वहां पे जब ऑथर गई थी पहले, तो वहां पे भी ऑथर ने ऐसा एक बच्चा देखा था, जो गांव का मंदिर था, मंदिर में हर रोज वो जो है वो सुबह का आता, भगवान को दर्शन करता, उसके बाद वो स्कूल में जाता। ओके, तो वैसा वहां के पुजारी काका का ही वो बेटा था, वहां का वो बच्चा था, तो वो बच्चा हर रोज भगवान से वही प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को प्लीज कुछ ना दो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, एक पैर में पहनने के लिए शूज चाहिए, जूते चाहिए, जूते चप्पल कुछ भी, ऐसा भी नहीं कि पैर दे दो, एक अलग हो दूसरा अलग हो चलेगा, पर पैर में पहनने के लिए कुछ दो। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, पैर जो है वो जलते थे, तो इसकी वजह से। फिर ऑथर ऐसा भी बोलते हैं कि आज तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, ये बात है 20-30 साल पुरानी। ओके, आज बहुत अच्छी कंडीशन है, अच्छी पक्की सड़क बन गई है, स्कूल्स बन गए हैं, बच्चे भी जो है वो अच्छे से पढ़ने जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव बातें वो बताती है। वो उदीपी की स्टोरी है। और लास्ट में जो है वो याद रखना, ये खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है स्टोरी की, लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर साहेब। ओके, ये पहला। तो क्या था लाइफ चेंजिंग मोमेंट, वो हमको देखना है कि साहेब आलम जो हर रोज है वो रैक पिकिंग करता था, बड़ा सा एक कहे ना कि एक थैला होता था कचरे का, उसके ऊपर उसकी जितनी हाइट थी उतना बड़ा तो कचरा होता था, उसको घसीट के वो जो है वो चलता था, फिर भी मुंह पे एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट वाली स्माइल होती थी, एक निडर फेस जिसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, ऐसा साहेब आलम दिखता था जिसको देखकर हमको मजा आ जाए, हम अपने टेंशन भूल जाए। ओके, बट आज साहेब आलम जो है वो कोई डल दिख रहा था थोड़ा सा, उसके फेस पर वो एक जो चार्म था वो चार्म नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो वो रैक कचरे का जो पूरा का पूरा रैक बैग होता था, गार्बेज बैग होता था, वो सारी की सारी चीजें जो है उसके पास नहीं थी। आज उसके पास था एक लोखंड आयन का छोटा सा कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब क्या होता है कि जिसमें हम जो है वो आपने देखा हो कहीं पे कि चाय की दुकान पे, चाय की टपरी पे या फिर कहीं पे डेयरी वेरी में कहीं पे, जहां पे जिसमें चाय लेकर वो आते हैं, चाय रखने का बास्केट, उसको कैनिस्टर बोलते। तो वो छोटा सा कैनिस्टर था उसके हाथ में, उसका वजन तो उससे कई 10 गुना कम होगा, फिर भी वो कैनिस्टर जो है वो साहेब आलम को बहुत भारी लग रहा था और इसकी वजह से वो डल था।
क्यों डल था, वहां पे वो क्या कर रहा था, उसके हाथ में वो गार्बेज क्यों नहीं था, वहां पे वो क्यों एक कैनिस्टर पकड़ के करा था, वो उसकी लाइफ कैसे चल रही है, क्यों वो सैड है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑथर के दिमाग में भी आए। ओके, और वो हमको देखना है कि यहां से शुरू होता है कि कैसे उसने अपना जो चाइल्डहुड है उसको लॉस्ट कर दिया, उसको गवा दिया। तो कैसे गवाया, तो अब जो साहिब आलम छोटी छोटी चीजों में गोल्ड ढूंढता था, कचरा लेकर जो है एकदम हंसता खेलता कुत्ता, एकदम बच्चे की तरह एकदम ऐसी लाइफ जीता था जैसी जीनी चाहिए। ओके, फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूं बट नेचुरली। ओके, वो लाइफ आज उसने पूरी की पूरी लूज कर दी। कैसे कि आज जो है वो उनको नौकरी मिल गई। साहब बताता कि मुझे यहाँ पे जॉब मिली है, नौकरी मिली है, क्या कि उसको जो है वो यहाँ पे काम करना है चाय की टपरी पे या फिर मिल्क डेयरी में कहीं पे, और वहां पे उसको महीने के 800 रुपीज, याद रखना कितने, 800 रुपीज जो है वो मिलेंगे विथ मील, खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा, खाना भी। ये जो है उसकी सैलरी हुई और उसके साथ साथ जो है वो हर रोज का खाना ये उसको मिलेगा। बट वहां पे उसको किसी के अंडर रहना पड़ेगा, किसी का हुक्म मानना पड़ेगा, किसी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सब लोग उसको बहुत ज्यादा हार्श तरीके से बात करेंगे और साहब कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि वहां पे नौकरी करता है। तो साहब की जो लाइफ एकदम फ्री, एकदम जो है वो साहब एकदम लिबरल लाइफ जीता था, वो आज बाउंड्री में कहीं पिंजरे में कैद हो गया ऐसा लगता था। ओके, जैसे जो है वो कोई आसमान में फ्रीली उड़ने वाला कोई पंछी है जिसको आप एकदम उसमें कैद कर लो पिंजरे में तो वो नहीं रह पाएगा, वैसे आज साहब की लाइफ हो गई थी। साहब के लिए वो गार्बेज का बैग था, उसका वजन नहीं था। ओके, पर साहब के लिए आज जो है वो किसी के अंडर आ गया है वो साहब। ओके, किसी का ऑर्डर मानना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर लूज करना पड़ेगा, उसका डर, उसका वजन ज्यादा लग रहा था। तो ऐसे इस बच्चे ने यहाँ पे अपना चाइल्डहुड जो है उसको लॉस्ट कर दिया। ओके, तो ऐसे ये पूरी की पूरी स्टोरी है। क्लियर? इसके अलावा इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो। ऐसी ही यहाँ पे हमको दूसरी भी एक स्टोरी दी गई है। ओके, चैप्टर 2 की ही स्टोरी है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ मुकेश। 2 स्टोरीज है इसमें। पहली जो है वो हमने देखी साहिब आलम की स्टोरी, और ये सेकंड स्टोरी जो है वो हम देखने वाले हैं किसकी है, मुकेश की स्टोरी है। किसकी है, मुकेश की। ओके, मुकेश यहाँ पे हमारा जो है वो मेन कैरेक्टर है, या फिर कहे जैसे वहां पे साहिब आलम था ओके छोटा सा बच्चा, वैसे यहाँ पे मुकेश है। कौन है, मुकेश जो है हमारा मेन, हमारा कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। क्या है, प्रोटोगोनिस्ट। ओके, तो वो ये जो मुकेश भाई है पूरे के पूरे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, मतलब कि ये मुकेश नाम का एक बच्चा हमारा प्रोटोगोनिस्ट है। उसके अलावा उसको भी कौन मिलते हैं, हमारे ऑथर एनिस जंग मिलते हैं। ओके, तो ये 2 कैरेक्टर है, नरेटर एनिस जंग, और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो ये मुकेश भाई साहब। ओके, हमारा ये अंडरलाइन होना बंद हो गया शायद, वो वाह हुआ, कोई बात नहीं, चलो। तो ये एनिस जंग हमारा दूसरा कैरेक्टर, ओके, हमारी ऑथर, और मुकेश मेन कैरेक्टर। तो उनकी एक स्टोरी है, वो भी एकदम ऐसी स्टोरी है। और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे मुकेश की पूरी फैमिली, क्या है, फैमिली ऑफ मुकेश, जहां पे मुकेश की फैमिली में मुकेश का भाई था, मुकेश की भाभी थी, ओके, मुकेश की दादी माँ थी, मुकेश के पापा, उतनी उसकी फैमिली थी। ओके, और वो सब कुछ जो है, सब लोग जो है वो एक ही बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे, जो हम आगे देखेंगे। और उस दूसरे कैरेक्टर भी आते हैं जिसका एक का नाम है सविता। ओके, ये जो सविता बहन है और उसकी ग्रैंड मदर है। क्या है, ग्रैंड मदर, जो भी ये एक ही काम करते थे सारे के सारे लोग, उसकी भी एक स्टोरी है, बाद में देखेंगे। तो ये कैरेक्टर से उसके अकॉर्डिंग टू पूरी की स्टोरी घूमेगी। देखो अब उसकी थीम क्या है चैप्टर की, एन ओल्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। क्या है हमारा ये जो है वो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। ओके, किसका है माइंडसेट, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स। ओके, या फिर हम बोले तो ये माइंडसेट जो है उसकी वजह से क्या था, वो क्या कर रहे थे इसको फॉलो करके, वो हमको यहाँ पे देखना है। ओके, माइंडसेट एक्सेप्टेशन ऑफ देयर पुअर लाइफ एज अ कर्मा और डेस्टिनी। ओके, ये याद रखो खास करके कि ये जो है वो उनकी जो ये गरीब लाइफ थी, उनको वहां पे जो है वो अपना कर्म जो है वो कर्म का फल, या फिर डेस्टिनी अपना जो है वो भाग्य, ऐसा मान लिया जाता था। ओके, मतलब कि वो जो है वो वहां पे काम करते थे बैंगल मेकिंग का। किसका काम करते थे, बैंगल मेकिंग का। उसका गांव, उसका जो वहां पे जो रहते थे, ओके, उस जगह का नाम है फिरोजाबाद। क्या नाम है, फिरोजाबाद। ओके, और फिरोजाबाद जो है वो पूरे की पूरी दुनिया में फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। ओके, पूरी दुनिया में जो है वो 800 करोड़ लोगों के लिए बैंगल मेकिंग अकेला फिरोजाबाद करता है। ओके, तो वो जो है वो यहाँ पे बात है। और बैंगल मेकिंग में जो है वो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत ही ज्यादा खतरे भी है इसमें बैंगल मेकिंग में अपनी लाइफ को लेकर।
ओके पर ये सारी की सारी बातों को, ये बेंगल मेकिंग के दलदल में ये लोग फंसे हुए हैं, वहां से निकलना ही नहीं चाहते। ये ओल्ड माइंडसेट है, ओके, जो हमको नुकसान कर सकता है। वहां पे लोग क्या मानते हैं कि ये तो हमारा भाग्य है, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है तो हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा माइंडसेट लेकर आते हैं। ये इस पोएम की, इस चैप्टर की पूरी थीम है। ओके अब देखो फिरोजाबाद में, उसमें जो है वो टोटल 20,000 20,000 बच्चे, ओके कितने हैं 20,000 चिल्ड्रन जो है वो छोटे बच्चे भी बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। और सबसे बड़ी अगर लिमिटेशन का है बैंगल मेकिंग की तो वो ये है कि बच्चे जब से काम करना स्टार्ट करते हैं, जब तक वो 18 ईयर के होते हैं तब तक उसकी आई साइड, वो देखना बंद, उसकी आंखें चली जाती है। ओके उनकी आई साइड वो खो देते हैं, उसकी आंखें चली जाती है, अंधे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे क्रूअल जो है उसकी लिमिटेशन है बैंगल मेकिंग की। ओके वो याद रखना। और दूसरी चीज क्या है कि एकदम जो है वो बंद अंधेरे वाला कमरा होता है, गर्मा गर्म भट्टी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी जिसमें से लग रही है। ओके और छोटा सा एक लैंप जिसके आगे आपको काम करना है। ओके पहले तो फर्नेस में से वो गरम गरम जो है वो शीशे को, मतलब कि ग्लास को पिघलाना, उसमें मेल्ट करना, उसके बाद उसको शेप देना, ये वो सब काम सारा का सारा एकदम अंधेरे मोरे, एकदम जो है वो कोई भी फैसिलिटी नहीं, इतनी गर्मी में इतनी छोटे से लैंप में उजाले में जो है उनको काम करना, जिससे हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आंखें चली जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं। ये चीज सबको मालूम है, फिर भी वो लोग जो है वहीं पे ही रह रहे हैं। ये घिसी पिटी लाइफ जो है उस दलदल में से बाहर ही निकलना नहीं चाहते हैं। सब लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ ये तो हमारी डेस्टिनी है। मुकेश की दादी माँ भी ऐसा बोलती है। देखो हमारा टॉपिक ये है कि मुकेश की फैमिली डिस्क्रिप्शन, की फैमिली में क्या क्या था। तो हमने जो पहले बताया, उनकी भाभी थी, ओके, उनका भाई था जो भी बैंगल मेकिंग करते थे, उनकी दादी माँ थी जो देख नहीं पाती थी, उनके पापा भी देख नहीं पाते थे। ओके वो भी बैंगल मेकिंग की वजह से उनकी आंखें चली गई थी। मुकेश के भाई की भी आंखें ऑलमोस्ट जाने वाली थी। उसका घर बहुत ही ज्यादा डल और बहुत ज्यादा खराब हालत में था। वो सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे उसकी फैमिली को डिस्क्राइब, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब। ओके पॉलिटिक्स इन बैंगल मेकिंग, ओके ये टॉपिक याद रखना। दूसरी चीज क्या थी कि देखो 800 करोड़ लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर एक सिटी बैंगल मेकिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है इतना ज्यादा, तो वो अगर यूनिटी में आए, एक हो जाए, उसको सही डायरेक्शन मिले तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ओके बट वहां पे जो लोग उसके बॉस या फिर उसके जो सारे के सारे सेठ या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स और वो सब जो होते थे, वो उनको इसी दलदल में रखते थे और जो पैसा मिलता था वो ये खाते थे। ओके उनको कहीं पे बाहर बिजनेस करने नहीं जाने देते, उसके बिजनेस को उनके नाम पे या फिर जो है हम बोले तो सेल्फ रिलायबिलिटी पे स्प्रेड नहीं होने देना चाहते थे। ओके इसकी वजह से वहां पे उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ता था। और उस सारी की सारी चीजों में जो है वो, पहले ये सविता की स्टोरी भी जान लेते, वही सेम है कि सविता नाम की छोटी सी बच्ची जो बैंगल मेकिंग का काम करती है, हमको पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके तो वो जो है वो सविता नाम की भी बच्ची आती है, बैंगल मेकिंग काम होती है उसकी दादी के साथ। उनके दादा या फिर उनके ग्रैंडफादर, कोई भी उनके जो है वो भी अंकल वहां पे होते हैं। ओके और वो सारे के सारे लोग, मुकेश की दादी, सब लोग ऐसा मानते कि ये तो हमारी डेस्टिनी है, पुराने जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से हमको यहाँ पे जन्म मिला और अब हमको उसको एक्सेप्ट करके इसी में जीना होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओके तो ऐसा मान के ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वहां पे सरवाइव कर रही है। सविता, ये जो सविता के दादा है वो भी ऐसा बोलते हैं कि मैंने पूरी लाइफ बैंगल मेकिंग की, अब मैं देख भी नहीं सकता, मेरी पूरी लाइफ चली गई, आंखें चली गई, और मैंने क्या किया, तो मैंने एक घर बनाया। वो भी प्राउडली बोलते हैं, मतलब देखो उनका माइंडसेट कैसा है, बहुत खराब। ओके कि वो ऐसा बोलते देखो मैंने घर बनाया, जो कि वो तो सब लोग करते और करना ही चाहिए। घर भी कैसा टूटा फूटा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके तो ऐसा करके भी वो लोग एक प्राउडली बोले, मतलब कितने ज्यादा वो मेंटली स्टक थे, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट वो सारा का सारा जो है वो चीज एकदम दलदल, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर में से ये जो हमारा भाई है मुकेश, वो एक अलग ही ड्रीम देख रहा था। ओके देखो यहाँ पे मुकेश के ड्रीम में से आप एक चीज ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो हमको एक होप ऑफ फ्रीडम दिखती है कि वहां से कोई अगर लोगों को आजाद करा सकता है या फिर एक कल्चर कोई बदल सकता है, तो ये लड़का था मुकेश, की जो एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। ओके दूसरी चीज, कार मैकेनिक, देखो अब उनकी लाइफ का स्टेटस कितना ज्यादा लो होगा कि कार मैकेनिक मतलब उसके लिए इतना बड़ा ख्वाब है। ओके जैसे हम बुर्ज खलीफा खरीदने की बात करें। ओके तो ऐसा वो हर रोज रोड पे जाता है, सबको कार को आते जाते देखता है और उसको लगता है कि एक दिन मैं कार चलाऊंगा, पक्का चलाऊंगा मैं कार। ओके वैसा वो एनिस जंग को, हमारे ऑथर जब उनको मिलती है तब भी वो बोलता है।
तो ये सारी की सारी बातें, मुकेश को क्या बनना है, कार मैकेनिक बनना है, इससे इस दलदल से दूर जाना है, उसको बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना है। ओके, तो इतना ज्यादा गरीब, इतना ज्यादा जो है वो बैकवर्ड लेवल से, फिर कहे तो इतना ज्यादा जो है बैकवर्ड बैकग्राउंड में से आने के बावजूद भी मुकेश की सोच इतनी ज्यादा ब्राइट थी, इतनी ज्यादा हाई थी कि जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर को, उसके पूरे के पूरे माइंडसेट को, उसके डिटर्मिनेशन को सैल्यूट करने का मन करे। ऐसी ये हमारी सेकंड स्टोरी है। ओके, इसमें से पूरे की दोनों स्टोरी में से हमको सीखने को क्या मिलता है कि दोनों बच्चों ने यहाँ पे अपना चाइल्डहुड जो है वो गवा दिया है। छोटी सी उम्र में कितने बड़े बड़े जो है वो जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई है। ओके, और फिर भी ये जो है वो निखर के आ रहे हैं। इसके ऊपर से जो है वो दो लाइन बोलने का यहाँ पे मन होता है जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि बनना है तो समंदर की तरह बनो, बनना है तो समंदर की तरह बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। ओके, तो ऐसी जो है वो यहाँ पे ये दोनों ब्रिलियंट स्टोरीज हमको यहाँ पे दिखाई गई है इस स्टोरी में। क्लियर, सेकेंड चैप्टर में से यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं। फटाफट से देखो, हमने समंदर की बात की और हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो ये समंदर से ही रिलेट करता है यहाँ पे कि जो है वो ये स्टोरी, मतलब कि हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द डीप वाटर। क्या नाम है? द डीप वाटर। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, स्टोरी है बहुत ही बढ़िया, आपको आराम से याद रह जाएगी। थोड़ी थोड़ी नेम्स जो है वो आपको खास करके याद रखने हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो आपको नाम याद रखने हैं। ओके, आपने जब पढ़ा होगा तब भी थोड़ा सा आपको जो है वो नेम हार्ड लगे होंगे, बट यहाँ पे आराम से हम याद कर लेंगे। ओके, वो मेरी गारंटी। चलो फटाफट से देखते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, कैरेक्टर्स देख रहे थे पहले, जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट है। ओके, PNN लिखा है मतलब समझ जाना, प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर भी वही है और वही अपनी कहानी बोल रहे हैं, मतलब कि नैरेटर भी वही है। क्लियर? तो दोनों, क्या नाम है? विलियम डगलस हमारे ऑथर है। क्या नाम है? विलियम डगलस। ओके, उसके बाद जो है वो एक यहाँ पे कैरेक्टर है, नाम याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कैरेक्टर बीच में आएगा, कौन थे वो तब बताऊंगा। ओके, पर ये है। दूसरा है एक 18 ईयर ओल्ड स्किनी बॉय, 18 ईयर ओल्ड बॉय। ओके, कौन है? 18 साल का एक बॉय है। छोटे छोटे ही कैरेक्टर्स हैं, बट याद रखना, पॉइंट आउट करने के लिए काम आएंगे। तो ये बच्चा जो है वो एक ये भी कैरेक्टर है, और ये है डक कॉर्पोरॉन। क्या नाम है? डक कॉर्पोरॉन। ये भी एक बड़ी हस्ती है, इसका नाम भी याद रखना। डगलास और डक कॉर्पोरॉन में कंफ्यूज मत होना। ओके, डगलास हमारे ऑथर है, डक कॉर्पोरॉन कौन है वो बाद में बताऊंगी। ये दोनों मिस्ट्रीज हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? तो चलो फटाफट से, थीम क्या है चैप्टर की हम सबको पता है कि ये भाई साहब जो ऑथर भाई साहब है उसको पानी से लगता है डर, पानी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे कि अब वो जब नहाने भी जाते हैं तो उसको पानी अपने शरीर के ऊपर भी डालने से डर लगता है। ओके, 15 दिन तक नहाते नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ नहा लेते हैं, जो कि वो भी मेरे को पर्सनल पता नहीं, ना नहाते हो शायद। ओके, चलो आगे देखते हैं फटाफट से। पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब यहां से देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने, कौन कौन से दो इंसिडेंसेस हुए थे उनकी लाइफ में। किसकी लाइफ में? ये भाई साहब की लाइफ में। क्या नाम था? विलियम डगलास। क्या नाम था? विलियम डगलास। ओके, उसकी लाइफ में दो इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से इनको ये पानी का डर बैठ गया, वाटर फोबिया हो गया। क्या हो गया? वाटर फोबिया हो गया। तो यहां से ध्यान रखो, पहला इंसिडेंस क्या हुआ था उसकी लाइफ में, जब वो 4 साल के थे, कितने? 4 इयर्स के, तब पापा के साथ गए सर्फिंग करने। पापा पापा मैं भी आऊंगा, पापा ने बोला चलो, तो वो गए सर्फिंग करने। सर्फिंग करने जैसे ही सर्फिंग बोर्ड पर खड़े रहे, वहां से लुढ़क गए। ओके, और सीधा लुढ़क कर कहां पहुंच गए? पानी में। पानी में बुड़बुड़िए बोल गए भाई बन के। ओके, और वहां पे पापा को पता था सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर छोटा सा 4 साल का बच्चा, उसमें पानी का डर बैठ गया कि ओ मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। ओके, तो ये पहला इंसिडेंस था। दूसरा इंसिडेंस कब हुआ था कि वो जो है वो ऐसे वैसे करके 11-12 साल का हुआ, तब वो जो है उसके बाजू में एक रिवर थे, रिवर का नाम था याकिमा रिवर। क्या नाम था? याकिमा रिवर। और उस याकिमा रिवर का एक पुल था, YMCA। ये पुल का नाम खास करके याद रखना, अगर जो है वो आपकी बुक में भी दिया गया है, YMCA पुल था याकिमा रिवर के ऊपर। ओके, तो वहां पे वो एकदम बैठने गया, सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, उसको लगा मेरे को भी स्विमिंग करनी है, पर वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ओके, तो कोई लड़का आया 18 ईयर का ओल्ड बॉय जो यहाँ पे दिया गया है। ओके, और वो उसने जो है मजाक उड़ाते है स्किनी करके जो है उसको धक्का दे दिया। ओके, भारत माता की जय करके भाई सीधा वापस से लुढ़क गए, किसमें? पानी में। ओके, नीचे जाते गए और भाई बन सोचने लगा कि मैं एक बार नीचे पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं वहां से सरफेस को टच करके जोर से जंप लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। ओके, पर उसको नहीं पता था कि ये आपका जंपिंग नहीं है, पानी है।
ओके, तो वो जो है वो पानी में नीचे जाते गए एकदम ऐसा हुआ कि सांस रुक गई, बेहोश हो गए। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उल्टे पड़े हैं किनारे पर और उल्टियां कर रहे हैं, उल्टे पड़े पड़े हैं। ओके, तो वो सब मतलब कि उसको लगा कि हाँ मैं जिंदा हूं, मेरे को बचा लिया गया है। ओके, वरना उसको आंख खुलते ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे दूसरा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से पानी का बहुत डर बैठ गया। अब जो है वो सारे के सारे लोग मजे करें पानी में, ये वो सब करें, और ये भाई को क्या लगा कि उसको जो है वो भी स्विमिंग सीखनी है। क्यों सीखनी है स्विमिंग? व्हाई डिड ऑथर वांट टू लर्न स्विमिंग? ऑथर क्यों सीखना चाहते थे स्विमिंग? क्योंकि देखो सब लोग सर्फिंग कर रहे थे, राफ्टिंग कर रहे थे, कितने सारे एडवेंचर कर रहे थे पानी में, तो ऑथर को हुआ कि मैं भी स्विमिंग सीखेंगे। ओके, सबको आती है और मेरे को नहीं आती है। ओके, सबको आती नहीं, मेरी चाहती नहीं, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ओके, तो सबको आती थी और इनकी चली गई थी। ओके, तो अब ये जो है वो स्विमिंग वापस कैसे सीखेंगे, उसके लिए उसको मन हुआ कि चलो मैं भी ऐसे एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजॉयबल पार्ट जो है वो मैं कैसे स्विमिंग की वजह से छोड़ दूं। तो वो सीखना स्टार्ट किया। हाउ डिड ही टेस्ट हिमसेल्फ? अब चलो स्विमिंग सीख लिया, शुरू किया था उन्होंने अप्रैल साइड एक ट्यूटर रखा और सीख लिया। जून जुलाई तक 3-4 महीनों में पूरा स्विमिंग सीख लिया। ओके, और वो ट्यूटर ने बोल दिया कि चलो भाई स्विमिंग पूल में हर रोज जाके आटा मारते थे वैसे ऐसे करके वो स्विमिंग सीख गए। उसने बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। बट ये भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे को अब भी लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं। कैसे टेस्ट किया उन्होंने अपने आप को, वो देखना है। तो वो सीधा चले गए कहां पे? न्यू हैम्पशायर, जहां पे वो रहते थे शायद, या फिर वहां पे गए, बाजू का सिटी कुछ होगा। ओके, तो न्यू हैम्पशायर ये एक सिटी है। क्या है? सिटी। ओके, और उस सिटी में जो है वो एक लेक था, जिस लेक का नाम था वेंटवर्थ। क्या लेक का नाम था? वेंटवर्थ लेक। याद रखना, वेंटवर्थ। वो गए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाना। गो को V2 क्या होता है? पास्ट, मतलब कि वेंट। तो देखो वेंट, कहां गए? वेंट अपनी स्विमिंग को वर्थफुल बनाने, क्या करने के लिए? अपनी स्विमिंग को वर्थफुल बनाने के लिए। तो वेंटवर्थ क्या नाम हो गया? वेंटवर्थ। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हो, ये वेंटवर्थ लेक था। क्या था? वेंटवर्थ लेक था। न्यू हैम्पशायर में आया था। कहां पे आया था? न्यू हैम्पशायर में। सिटी ना याद ना रहे तो कोई बात नहीं, याद रहे तो बहुत अच्छा, पर याद रखना वेंटवर्थ में गए। वहां पे जो है वो 2 आइलैंड थे। ओके, मतलब कि मानो कि ये जो है वो एक आइलैंड, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ओके, तो यहाँ पे ये आइलैंड, बीच में ये वेंटवर्थ का पूरा लेक, और यहाँ पे दूसरा आइलैंड, ऐसा कुछ था। इस आइलैंड का नाम था ट्रिग्स आइलैंड। क्या नाम था? जहां से भाई बहन ने शुरुआत की, ट्रिग्स आइलैंड। ओके, बीच में लेक था। ट्रिग्स आइलैंड से यहाँ पे भाई उन्होंने डायरेक्ट इसमें उड़ी मार दी। क्या किया? सीधा वो कूद गए अंदर। ओके, और उनको लगा कि इस लेक में मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा, क्या मेरे को स्विमिंग आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती होती तो क्या होता? ओके, पर आती थी तो बच गए, चलो कोई बात नहीं। तो ट्रिग्स आइलैंड जो है वहां पे, ये फर्स्ट आइलैंड था। कौन सा? ट्रिग्स आइलैंड का टी लिख देते। वहां से वो भाई साहब कूदे वेंटवर्थ में, और फिर जो है वो तैरते गए, और कितने तैरे? 2 माइल्स। कितने? 2 माइल्स तक वो जो है वो वहां पे ऐसे तैरे, और फिर जो है वो सीधा तैर कर कहां पहुंचे? अपना दूसरा आइलैंड, जहां जिसका नाम क्या था? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। क्या नाम था? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ओके, देखो कंफ्यूज मत होना, याद रखना फटाफट से। न्यू हैम्पशायर सिटी का नाम था। वहां पे वो वेंट गए, मतलब कि वहां पे वो गए क्या करने? अपनी स्विमिंग को वर्थफुल बनाने। वेंटवर्थ में गए लेक में, वहां पे जो है वो ट्रिग्स आइलैंड वहां से टॉइंग करके नीचे कूदे। ट्रिग्स आइलैंड से, T फॉर ट्रिग्स, T फॉर टॉइंग। ओके, तो ये ट्रिग्स आइलैंड से कूदे, 2 माइल्स तक गए। कितने? 2 माइल्स तक। ओके, आइलैंड कितने थे? 2, तो माइल भी कितने होंगे? 2। ओके, तो ट्रिग्स आइलैंड से कूदे, 2 माइल तैरे, और पहुंच गए स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। कहां पहुंच गए? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। मतलब कि उसने स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंचे, सीख गए थे, उसका थप्पा लगा दिया। क्या लगा दिया? थप्पा। थप्पा लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैम्प। क्या बोलते हैं? स्टैम्प। पता चला? तो अपनी स्विमिंग को वर्थफुल करने के लिए, ओके, टू मेक हिज swimming worthful, he went to Wentworth Island and then go to Triggs Island and jumped in the Wentworth Lake, swim for 2 miles and then reached a Stamp Act Island where he confirmed his स्किल ऑफ स्विमिंग। ओके, मतलब कि वहां पे उसने थप्पा लगा दिया कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे मैं स्टैंप लगाता हूं कि मैं स्विमिंग सीख गया हूं। क्लियर? तो ये हुआ
अब वहां पे जाते जाते देखो उसने ये स्विमिंग के स्टाइल है अलग अलग। क्राउल किया मतलब कि जो है वो ऐसे दरदरिए खाते हुए उड़ी मारते मारते तैरना, गोल 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 क्राउल करते करते तैरे। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब कि जो है वो ऐसे होगा, कुछ पता नहीं है, मैं भी कोई स्विमर नहीं हूं, तो ये ब्रेस्ट स्ट्रोक करके भी जो है वो तैरे। ब्रेस्ट का मतलब पता है, स्ट्रोक का नहीं पता, तो वो जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, उसके बाद जो है वो साइड स्ट्रोक किया मतलब कि जो है वो आड़े टेढ़े होकर तैरना। उसके बाद जो है वो बैक स्ट्रोक किया, पीछे जो है एकदम जैसे कोई पलंग में सोए हुए हो वैसे तैरे। ओके, तो ये चार अलग अलग जो है वो स्ट्रोक व्रोक मार के सीधा जो है वो निकल गए कहां से, ट्रिग्स से लेकर स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक। क्लियर, समझ में आया? आया, समझ में आया ही होगा ना, मैं पढ़ा रहा हूं। चलो फटाफट से अब आगे देखते हैं। स्टैम्पेक्ट आइलैंड जो है वहां पे वो पहुंच गए। अब क्या हुआ, बाहर निकले, देखा हाई मीडोज है। मिडोज का मतलब होता है घास के मैदान। ओके, और वहां पे साइड में एक वार्म लेक है। क्या है? वार्म लेक। ओके, वार्म मतलब गर्म, पर ये लेक जो है वो बहुत ठंडा था। क्यों? क्योंकि वो बात क्या की है, तो हमारे जो है वो पूरे के पूरे नॉर्थ पोल की बात है, मतलब वहां पे बहुत ठंडी होती है। वार्म लेक कहने का ही वार्म था, बहुत ठंडा पानी था। उसमें जो है वो भाई साहब को लगा कि मैं इस लेक का चक्कर लगाऊंगा। ओके, तो इस लेक का चक्कर लगाने के लिए वो भाई साहब पहुंच गए। क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि पास्ट में एक इंसान था सिर्फ और सिर्फ, बहुत ही फेमस स्विमर, ओके, कि जिसने ये कारनामा कर रखा था। उस फेमस स्विमर का नाम था डग कॉर्पोरॉन। देखो ये दो मिस्ट्री की बात की थी, उसमें से एक हो गई ये सोल। ओके, क्या था वो? एक फेमस स्विमर। ओके, कौन था? डग कॉर्पोरॉन, एक फेमस स्विमर था कि जिसने जो है वो पूरा का पूरा लेक एक्सप्लोर करके रखा था। ओके, और उसको भी ऐसा करना था कि मैं जो है ऐसा चक्कर लगाऊंगा, ऐसे एकदम गन चक्कर की तरह। ओके, तो वो भाई साहब जो है वो डग कॉर्पोरॉन की तरह अपने आप को जो है वो एक स्विमर बनाने के लिए पहुंच गए वार्म लेक में। वहां पे उसने शार किया, गोल 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 फरना और घूमना स्टार्ट किया। उसमें जो है वो बीच में एक बार ऐसा हुआ कि अपना जो सर है वो डुबुक करके नीचे चला गया पानी में। तब भाई साहब को फिर से डर लगा। ओके, थोड़ा सा डर, मतलब क्या कि उसको ऐसा हुआ कि जो है वो ये मेरा डर फिर से आ रहा है, क्योंकि सरफेस दिखा ही नहीं। पहले पता था ना उनको, सरफेस 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 करके करते जा रहे थे और पहुंच गए कहीं पे जन्नत में। ओके, तो वो उसको फिर से वो डर आया, पर इस बार वो डरे नहीं। ओके, डर को भी जो है उसने डरा दिया। माउंटेन ड्यू पीली होगी शायद, डर के आगे जीत है। ओके, तो वैसा वो जो है वो डर से डरे नहीं, और उसको क्या बोला कि इंटुकली पिंटुकली आता मुझे छटकली, इसके बारे में नहीं डरने वाला तुमसे। बस ऐसा नहीं बोला था, हाँ, वो टपोरी नहीं थे, ऑथर थे। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि हे मिस्टर फियर, आई विल कंटिन्यू माई एक्सप्लोरेशन। ओके, आई विल नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम यू। क्या बोला कि मैं जो है वो तुमसे डरने वाला नहीं हूं, ऐसा बोला। मतलब कि डर निकल गया, घूमने लगे और सीधा पूरा का पूरा चक्कर लगा कर ये पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन करके पहुंच गए गिलबर्ट पीक के ऊपर। कहां पे? गिलबर्ट पीक के ऊपर। ओके, पीक का मतलब क्या होता है? एक टोच या फिर एक चोटी। ओके, वहां पे वो पहुंच गए, मतलब कि हम बोलते हैं ना सक्सेस की चोटी पर पहुंच गए, तो ये इस पीक के ऊपर, इस चोटी के ऊपर पहुंच गए। हाँ, पर इस चोटी का नाम सक्सेस नहीं था, गिलबर्ट था। क्या नाम था? गिलबर्ट। ओके, तो ऐसे जो है वो पहुंच गए चोटी के ऊपर। जैसे हमारे भारत का शुभमन गिल एक बर्ड की तरह टोच पर पहुंच गया क्रिकेट के, तो ऐसे गिलबर्ट टोच हो गया ना, गिलबर्ट पीक। तो ऐसे जो है वो आप याद रखो, तो ये गिलबर्ट पीक था। ओके, ये नाम याद रखो। वहां पे आके उसने जो है वो जोर से बोला कि हुर्रे, आई हैव कॉन्कर्ड माय फियर थ्रू वाटर। ओके, ऐसा उसने बोल दिया कि मैं जो है वो अच्छा सीख गया। अब देखो वो लास्ट में बोलते हैं हमको एक फ्री की मुफ्त की सलाह देकर जाते हैं, जो भी उन्होंने नहीं दी है। ओके, एक दूसरे भाईबंद ने दी जिसका नाम है रूजवेल्ट। क्या नाम है? रूजवेल्ट। उसका एक ओपिनियन है या फिर एडवाइस बोल सकते हो रूजवेल्ट का। रूजवेल्ट कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेकंड। आपकी मिस्ट्री यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, हिस्ट्री, तो जिसके लिए याद रखना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। क्या थे? अमेरिका के फॉर्मर, मतलब कि पहले बन चुके प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। ओके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसने क्या बोला था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। मतलब कि हमको जिससे डर लगता है ना, वो डर जो है वो हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी है। ओके, क्या मतलब? वो ऐसा बोलते हैं कि हम जो है वो पूरी लाइफ जीते हैं, उस लाइफ में जो है वो हमको एक बार मरना है। ओके, तो वो डेथ जो है ना, वो डेथ हमको नहीं डराती,
हमको डराता है क्या? डरा के क्या रखता है? डेथ का डर कि एक बार मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। ओके, हम जो है वो रास्ते पर जा रहे हैं और अगर गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ गई तो हम मर जाएंगे, उसका डर जो है वो हमको रास्ते पर नहीं जाने दे रहा। ओके, अगर हमको यहाँ से जो है वो पहाड़ से या फिर हम 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, वहां से हम कूद जाएंगे तो मर जाएंगे, वो डर हमको नहीं कूदने दे रहा। मतलब कूदना नहीं है किसी को कि मैं डर से नहीं डरता। ओके, क्योंकि वहां पे जो है ऋतिक रोशन की माउंटेन ड्यू नहीं आने वाली थी। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमको क्या बोलते हैं कि हमको जो है वो मौत नहीं डराती, मौत का डर जो है वो हमको डराता है। ओके, तो ये जो है वो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था। समझ में आया? एक बार फिर से फटाफट से बोल दे रहा हूं। ओके, अवर ऑथर वेंट टू मेक हिज स्विमिंग वर्थफुल टू, कहां गए थे? टू वेंटवर्थ, वेंट टू वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। देन ही स्टार्टेड हिज स्विमिंग जर्नी फ्रॉम ट्रिग्स आइलैंड टू स्टैम्पएक्ट आइलैंड। while he swam for 2 miles and then reached Stampect Island. Then we can say he used or he shows the crawl, breaststroke, side stroke, backstroke like the swimming skills, and then he reached to high meadows by the warm lake. Okay, and then he explored the warm lake just like a Doug Corcoran. Okay, Doug Corcoran, who was the American famous swimmer. Okay, American famous swimmer, name tha Doug Corcoran, just like a Doug Corcoran. And then he reached the Gilbert's Peak and then announced that I have conquered my fear. Okay, and then he gives us an advice of Franklin D. Roosevelt, who was the American Prime Minister, former American Prime Minister, okay, who said that all we have to fear is fear itself. Clear? तो ये सारी की सारी बात थी यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। समझ में आ गया है, मैं होप करता हूं। चलो फटाफट से यहाँ पे सीधा जैसे डग कॉर्पोरन कूदे थे वैसे हम भी जो है वो कूद के चले जाते हैं कहाँ पे? चैप्टर नंबर 4 पे। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है। ओके, आपको जरा सा भी उसमें कंफ्यूज होने की, डरने की, भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हैं यहाँ पे तो डरना नहीं है। ओके, पूरे के पूरे चैप्टर आपको क्लियर करा के जाऊंगा। याद रखना, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 5 चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट फटाफट से अपलोड कर दूंगा जिसमें जो है वो आगे के 3 चैप्टर्स हमने किए होंगे। ओके, मतलब कि पूरा का पूरा जो है वो एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सॉरी, थोड़े फोड़े जाने दो। तो वो जो है वो सारी की सारी मतलब पूरी प्रिपरेशन आपकी करा देनी है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे फटाफट से देखो, हम चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। क्या नाम है? द रैट ट्रैप। क्या नाम है? रैट ट्रैप। पहले तो ये हमारा हेडिंग समझो, रैट मतलब कि चूहा, ट्रैप मतलब उसके लिए जाल। ये एक फिलोसॉफिकल नाम है बहुत ज्यादा। हमको ऐसा लगे कि रैट ट्रैप में क्या फिलोसॉफिकल, ओके, तो चूहे के लिए जाल नहीं है, ये जो है वो हमारे ह्यूमन लाइफ के साथ इस नेम को, इस टाइटल को रिलेट किया गया है बाय द सेल्मा लेजरलॉफ। हमारे ऑथर नाम क्या है? सेल्मा लेजरलॉफ। ओके, नाम भले ही बहुत ज्यादा भद्दा है पर चैप्टर अच्छा है। ओके, तो ये सेल्मा लेजरलॉफ जो है वो हमारे ऑथर है कि जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई है। कैरेक्टर्स फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो इसमें ऐसे बोले तो 1-2 है, बट नाम याद रख लेते हैं फटाफट से। तो एक तो जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर बोला गया, नाम कुछ दिया नहीं है। ओके, चंगू मंगू कुछ नहीं दिया है। ओके, क्या बोला है? द रैट ट्रैप सेलर। ओके, जो क्या है? सेलर मतलब क्या होता है? बेचने वाला। पेडलर मतलब भी बेचने वाला। इट इज द सिनोनिम ऑफ सेलर। ओके, याद रखना। तो पेडलर मतलब भी क्या? बेचने वाला। कोई चीज को बेच रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेडलर। ओके, वहां पे मतलब कि कोई दुकान ना हो, घूमते फिरते हुए बेचना, या फिर घर घर के जाकर बेचना। ओके, या फिर कोई सीक्रेटली कुछ चीजें सेल करना, उसको पेडलर बोलते हैं। या फिर जो है उसको बोलते हैं वेगाबॉन। क्या बोलते हैं? रैट ट्रैप सेलर को वेगाबॉन। क्यों वेगाबॉन बोलते हैं? वेगाबॉन मतलब कि ऐसा इंसान की जिसके पास खुद का घर नहीं है, भटकती हुई लाइफ जीता है, एकदम जो है वो वैंडर्ड लाइफ जीता है, उसको वेगाबॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेगाबॉन। तो ये दोनों जो है वो नेम्स भी इसके लिए कहीं कहीं पे चैप्टर में अप्लाई किए गए या फिर यूज किए गए, जिसको हम अगर याद रखें तो हमको चैप्टर समझते टाइम कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हो गया रैट ट्रैप सेलर, हमारा मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट हमारा। और दूसरा है एक आयन मास्टर। क्या है? आयन मास्टर की जो क्या है उसका नाम है मिस्टर विलमैनसन। क्या नाम है? विलमैनसन। केन विलियमसन नहीं, हाँ, मिस्टर विलमैनसन। क्या नाम है? विलमैनसन। ओके,
उसकी प्यारी सी अच्छी सी डॉटर भी है जिसका नाम है एडला विल्मेंसन। क्या नाम है? एडला विल्मेंसन। ओके, विल्मेंसन की बच्ची, उसकी डॉटर। ओके, और एक जो है वो दूसरा कैरेक्टर है एक ओल्ड क्रॉफ्टर। क्या नाम है? ओल्ड क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है फार्मर। क्या होता है? फार्मर। क्रॉफ्टर मतलब कि फार्मर। ओके, तो ये ओल्ड क्रॉफ्टर है। ये 4 कैरेक्टर है खास करके इंपॉर्टेंट, याद रखना फटाफट से। ओके, अब देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। तो देखो थीम इससे जुड़ी हुई है, देखो फटाफट से, मटीरियलिज्म ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड का मटीरियलिज्म। ओके, जो चीज वीज में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम फंस कर रह जाते हैं उसके बारे में पूरा चैप्टर है। ओके, जो फिलोसफी कौन झाड़ते हैं पता है? हमारे ये रेड ट्रैप सेलर भाई साहब। ओके, ये जो क्या करते हैं, चूहे के लिए रेड ट्रैप बनाते हैं। ओके, खुद का घर नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं, इसलिए फिलोसफी झाड़ते हैं। पैसा वैसा कुछ काम के नहीं, उसके पास होते तो ओके देखेंगे हम अभी। देखो तो यहां पे देखो कैरेक्टर स्केच सबसे पहले याद रखते हैं। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड कहां क्या रहा याद रखना है वो ध्यान रखते हैं। पहला है कैरेक्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप सेलर। तो रेड ट्रैप सेलर कैसा था वो याद रखना है। टूटे फूटे फटे हाल कपड़े थे तभी तो रेड ट्रैप सेलर था। घर वर था नहीं, कुछ लाइफ में कुछ ढंग धड़े कुछ थे नहीं। ओके, घूमने फिरने का और रखड़ने का, चारों जगह पर अगर खाना मिले तो खा लेने का, ऐसी लाइफ थी। ओके, दूसरी चीज क्या थी कि ये भाई साहब जो है वो कभी कभी फ्री टाइम पर बैठे हो तो रेड ट्रैप बना लेते थे। मतलब कि जो है वो चूहे की जाल या फिर चूहे का पिंजरा बना लेते। किसमें से? वायर वायर वो सब मिलते थे उसमें से। ओके, उसका मेन काम, उसको मजा किसमें, कभी कभी वो चोरियां भी कर लेते हैं, इंटरेस्ट का काम था उसका। ओके, तो चोरी करते थे ये वो सब छोटा मोटा काम करके पूरी लाइफ अपनी जीता था। ओके, ऐसा था ये रेड ट्रैप सेलर। ओके, अब देखो एक बार क्या हुआ कि उसको जो है वो थोड़ा सा आ गया बुखार, वो सब को शेल्टर मांगने, बहुत ज्यादा दिसंबर का टाइम था तो बहुत ज्यादा ठंडी थी। ठंड में वो जो है एकदम कपकपा रहा था। सबको उसने हेल्प के लिए दरवाजे खोले पर किसी ने भी खटखटाए पर किसी ने भी दरवाजा खोला नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। लास्ट में वो जो है एक दरवाजे पर गया, घर पे गया, वहां पे उसने दरवाजा खटखटाया तो उसको एक इंसान, बूढ़ा सा इंसान बाहर आया और उसको उसने अंदर बुलाया। ओके, मतलब कि रेड ट्रैप सेलर को क्यों अंदर बुलाया? क्योंकि वो भाई साहब जो है वो भी घर में अकेले ही रहते थे, बीवी बच्चे कुछ थे नहीं, तो उसको भी लगा कि चलो बोलचाल होगी, बातचीत होगी। ओके, तो ऐसा करके उसने रेड ट्रैप सेलर की मदद की, उसको पनाह दी अपने घर में। क्लियर? ओके, तो ये भाई साहब जो थे वो थे कौन? हमारे ओल्ड क्रॉफ्टर। क्या थे? ओल्ड क्रॉफ्टर। ओके, ओल्ड क्रॉफ्टर कौन? जो ओल्ड फार्मर जो है कैरेक्टर दिया गया है, तो उससे वो भाई साहब जो है वो मिले। अब उससे साथ मीटिंग हुई तो क्या हुआ था इंसिडेंट, मैंने ऐसे तो लिख नहीं दिया होगा रुपाड़े फाड़ के। ओके, तो कैसे यहाँ पे जो है वो मीटिंग में क्या हुआ था फटाफट से देख लो। तो वो भाई साहब जो है वो ओल्ड क्रॉफ्टर को मिले। ओके, उसने अंदर लिया, देखा कि तबीयत खराब है, फटाफट से उसने जो है वो पोरिज मतलब कि खिचड़ी विचड़ी बनाकर, खीर या फिर खिचड़ी बनाकर उसको खिलाई। अच्छे से जो है उसने खाना खाया, डिनर किया, एंजॉय किया। उसके बाद जो है उसने उसको टोबैको वोबैको कुछ दिया, कुछ जो है वो उसके बाद खाने के लिए हम जैसे मसाला वसाला खाते हैं वैसा कुछ होगा वहां का कल्चर, क्योंकि ठंडी से बचना इसलिए वो चलता है वहां पे, हमको टोबैको नहीं चाहिए। ओके, तो वहां पे वो दिया। उसके बाद कार्ड्स वार्ड्स वगैरह खेले, उससे गेम वेम बहुत सारे बातें की, एंजॉय किया। अच्छा, वो एकदम रिलीफ हो गया रेड ट्रैप सेलर, और उसके बाद सो गए दोनों। सुबह उठे, सुबह को भी बातें की, उसने अपनी हिस्ट्री की भी बात, देखो कितना कनेक्ट हो गया था ये ओल्ड क्रॉफ्टर रेड ट्रैप सेलर से। ओके, कि उसने अपनी पुरानी बातें भी बताई कि पहले में रैमजोस आयरन मिल थी। ओके, ये भाई बन याद रखना, आयरन मास्टर। तो वो आयरन मिल थी, वहां पे काम करता था, फिर मैं बूढ़ा हो गया तो अब मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अभी मेरे पास एक गाय है जो बहुत अच्छा सा जो है वो हमको मिल्क देती है, दूध देती है, उसमें से मेरा पूरा का पूरा काम चलता है। और उसमें से मैंने 30 क्रोनर्स कमाए हैं। कितने? 30 क्रोनर्स। याद रखना ये नंबर, ये आंकड़ा, पैसे है। 30 क्रोनर्स मतलब बहुत ज्यादा होते थे उस टाइम। तो उसने बोला, ओ ये रेड ट्रैप सेलर की, नहीं मैं नहीं मानता, 30 क्रोनर्स तुमने कमाए गाय में से, नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो उसने अपनी पूरी की पूरी जो पूंजी थी, पैसा है वो 30 क्रोनर्स, वो भी उसको दिखाया। मतलब कि उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया था कि रेड ट्रैप सेलर मतलब कि ये जो है वो थोड़ा सा अपना लग रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो सोच के यहाँ पे उसने 30 क्रोनर्स दिखाए उसको, और वो 30 क्रोनर्स रेड ट्रैप सेलर ने देखे। तो वहां से उसको लगा कि ये जो है वो पैसे इतने सारे इसके पास, उसका जी ललचाया। ओके, और उसके बाद उसके मन में लड्डू फूटे। रेड ट्रैप सेलर ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है वो बाहर गया कहीं पे फार्मिंग का काम करने, और ये भाई साहब घर में थे। घर में से जो है वो 30 क्रोनर्स चुरा के वो भाग गए। ओके, अब
भाग गए तो सीधा पहुंचे जंगल में जो घूमते रहे पूरा दिन घूमे, खाया पिया सब कुछ जो था वो एकदम पसीने में बह गया। उसके बाद जो है वो एकदम जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लो होने लगी, बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो गए। जंगल में रास्ता मिल नहीं रहा था, रात हो गई, अंधेरा हो गया, बहुत ठंडी लग रही थी, कुछ भी नहीं सूझ रहा था और एकदम मरने की कगार पर ये भाई साहब खड़े थे। ऐसा जंगल में उसने सफर किया। उसके बाद जो है उसको कहीं से थंपिंग की आवाज आई, टप 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 कुछ थंपिंग की आवाज आई। वो थंपिंग की आवाज जो है इस भाई साहब ने सुनी, उसको लगा कि कोई ना कोई इंसान जो है आसपास में है। पूरी अपनी शक्ति उठाकर जो है वो शक्तिमान की तरह यहाँ से वो चल दिए। कहाँ पे? सीधा आगे गए तो आगे उसने देखा कि आगे कोई थोड़ी सी आग जल रही है। वहां पे देखा तो वहां पे आयरन मिल थी। क्या था? आयरन मिल। आयरन मिल का नाम था रैमजोस आयरन मिल। क्या नाम था? रैमजोस। एस साइलेंट है, हाँ, तो रैमजोस नहीं बोलना। क्या नाम है? रैमजोस आयरन मिल, ये नाम था। वहां पे वो गए, वहां पे जाकर एयरट्रैप सर ने पूछा कि मैं यहाँ पे क्या रह सकता हूँ? किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मना भी नहीं किया। तो वो वहां पे फर्नेस जो भट्टी थी वहां पे आकर सो गए, क्योंकि ठंडी लग रही थी, उससे बचना था। तो ठंड से बचने के लिए वो भाई साहब जो है वो आयरन मिल में रह गए, वहां पे थोड़ा टाइम पास किया, वहां पे रहे, एकदम सोए हुए थे, किसी के ऊपर ध्यान नहीं था, बहुत बहुत थक गया था, इसलिए रात निकालनी थी उसको वहां पे। तो अब वहां पे जो है वो धीरे धीरे वो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो सारे के सारे काम कर रहे थे। वहां पे एक पर्सनालिटी आई, ओके, एक साइलेंट पर्सनालिटी, टप 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 करके सब लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। बड़ी सी हैट पहनी थी, कोट सूट ऐसा पहन रखा था, ओके, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ओके। और वो कोई भाई साहब आए और उसने जो है उस रेड ट्रैप सेलर को देखा। किसको? रेड ट्रैप सेलर को देखा तो उसको ऐसा लगा कि अरे ये भाई सब तो जो है वो तो एक मेरा जो पहले कुंभ के मेले में नहीं, कहीं पे जो है वो आर्मी में रेजिमेंट में बिछड़ गया हुआ एक मेरा दोस्त है, और वही लग रहा है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, एकदम पहचान में नहीं आ रहा था, तो ऐसा लगा उसने। ओके, तो उसने क्या किया, तरह थी इन्विटेशन दे दिया। किसको इन्विटेशन दिया? जो है वो इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर। ये जो वो पर्सनालिटी कौन थी? आयरन मास्टर, मिस्टर विल्मनसन खुद, कि जिसकी ये आयरन मिल थी, ओके। वो भाई साहब ने जो है वो उसको क्या दिया? इनविटेशन दिया कि चलो तुमको तो मेरे घर पे चलना पड़ेगा। क्यों घर पे चलना पड़ेगा? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, चलो फटाफट से। ये वो सब बातें हुई, पर वो रेड टेप सेलर मान नहीं रहा था, क्योंकि उसको तो पता था भाई मैं कौन सा फ्रेंड हूँ इसका, ओके, मैंने देखा भी नहीं इसको कभी भी। तो ये सब कुछ जो है वो हुआ। वो ना बोला था नहीं 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 चलूंगा, नहीं चलूंगा, ओके। उसने बहुत मनाया कि चलो फटाफट से चलो, पर नहीं माना। तो उसने ये विल्मेंसन जो था वो बहुत शायद अच्छा इंसान हो गया, फिर उसका वो पक्का फ्रेंड होगा, ओके। तो उसकी वजह से वो समझ के रेड ट्रैप सेलर को बहुत वो मना रहा था। रियलिटी ये थी कि वो रेड ट्रैप सेलर वो उसका फ्रेंड था नहीं, पर उसको ऐसा लग रहा था शक्ल से। तो अब ये भाईबंद जो है वो भेजता है अपनी प्यारी सी बेटी को, एडला को। अब एडला का इनविटेशन कौन मना करेगा? ओके, तो एडला ने जो है एडला का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने, वो कैसी बच्ची थी या फिर जो है वो कैसी गर्ल थी, वो खास करके याद रखना, एकदम शाय, एकदम कॉन्फिडेंट, अगर बहुत ज्यादा प्लीजेंट, बहुत ज्यादा हम्बल। पैसे थे उसके पास, उसके पापा आयरन मिल के ऑनर थे, मतलब कि हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम बहुत ही अच्छी भली लड़की थी एडला, और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ओके। तो वो जो है वो एडला में आपको देखने को मिलेगी ये सारी की सारी बातें, ओके। अब यहाँ पे देखो रैमजो का जो आयरन मिल था वहां का ऑनर खुद उसको इनविटेशन दे रहा है रेड ट्रैप सेलर को, फिर भी वो नहीं मान रहा। अब उसने जो है वो एडला को बोला, एडला ने बोला कि चलो क्रिसमस है, हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेशन करेंगे, ये वो सब बातें की कि आज के दिन मना नहीं करते, प्लीज आप आ जाइए। तो वैसे करके जो है वो रेड ट्रैप सेलर गया। अब जैसे ये भाई बन गया रेड ट्रैप सेलर, तो उसने जो है उसको नहलाया धोलाया, सब कुछ जो है वो अच्छा किया, क्लीन किया, फिर जो है वो शेविंग वेविंग करवाए, सूट उसका नया अच्छा सा जो है वो ये आयरन मास्टर का पहनने को दिया। जब भाई सब तैयार होकर आए तब पता चला, ले ये तो जाना था जापान और पहुंच गए चीन, इसमें कुछ है नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। तरह ही जो है वो आयरन मास्टर ने बोल दिया कि मैं इसको नहीं जानता, इसको चलो फटाफट से निकालो, चलो यहाँ से, ये थोड़ी मेरा फ्रेंड हो सकता है, ये वो सब बोला। तो एडला ने बोला कि नहीं पापा, फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे क्या है, क्रिसमस है। क्या है? क्रिसमस, ओके। और क्रिसमस जो है वो हर बार हम दोनों ही सेलिब्रेट करें, आज क्रिसमस पे हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, चलो ना फटाफट से आप उनको, उनके साथ में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो पापा जो है वो अपनी बेटी की बात मान गए और फिर जो है वो तैयार हो गए। हालांकि वो मन से राजी नहीं था उसको रखने के लिए, बट अपनी बेटी के कहने की वजह से उसने रेड ट्रैप सेलर को घर में रख लिया कि कोई बात नहीं, चलो, ओके। तो एडला का कैरेक्टर स्केच हमने देख लिया, बहुत प्यारी सी, बहुत भोली सी, बहुत अच्छी सी, बहुत हम्बल सी, बहुत खूबसूरत सी वो लड़की थी एडला, ओके, कोई गलत मत समझना। तो ये एडला जो है वो बहुत ऐसी गर्ल थी, ओके। अब देखो लास्ट में क्या हुआ कि एडला और जो है वो उसके पापा, मतलब कि आयरन मास्टर हमारे मिस्टर विल्मनसन, वो दोनों जो है वो गए चर्च में। सुबह उठ के, क्रिसमस था, अच्छा, तो चर्च में गए, वहां पे गए तो रेड ट्रैप सेलर घर पे ये भाई साहब अकेले थे,
ओके, वो उसके पापा को विल्मेंसन को डर लग रहा था कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, और वहां पे जैसे गए, ओके, कि उसने सुना कि अभी अभी कहीं पे चोरी हुई है, 30 करोड़ की चोरी, और वो चोरी करके चोर जो है भागता भागता यही कहीं पे ही आया है, ये वो सब बात हुई, तो विल्मेंसन तुरंत ही जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, कूदने लगा, चिल्लाने लगा कि देखो तुम्हारे कहने का नतीजा, मैंने बोला था कि उसको घर पे नहीं रखते, वही चोर होगा पक्का, हमारे घर पे भी चोरी की होगी, चलो फटाफट फटाफट। तो जब वो फटाफट से घर में गए तो घर में एक सामान भी हिला हुआ नहीं था, कोई भी उसको फर्क नहीं लग रहा था, फर्क सिर्फ ये था कि वहां पे रेड ट्रैप सेलर था नहीं, वो वहां से चला गया था। क्यों? क्योंकि उसने जो है एडला का इतना प्लीजेंट जेस्चर देखा, एडला का इतना अच्छा नेचर देखा कि उसको लगा कि मैं बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूं, ओके, ऐसा उसको लगा, और उसकी वजह से उसने क्या किया, उसने जो है वो वहां पे एक गिफ्ट छोड़ा एडला के लिए। गिफ्ट में क्या था, उसका जो लास्ट एक लेटर था जो उसने एडला के लिए लिखा था, और उसमें उसके साथ साथ जो है वो एक रेड ट्रैप था। क्या था? रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप सेलर ने खुद बनाया था, ओके। उस रेड ट्रैप में जो है वो वहां पे 30 करोड़ फंसाए थे, लेटर फंसाया, तो वो बॉक्स ऐसा कुछ जो है वो एडला के लिए उसने छोड़ा था। किसने? रेड ट्रैप सेलर ने, ओके, जिसमें उसने क्या लिखा था कि 30 करोड़ मैंने चुराए थे, अब मैं ऐसा चाहता हूं कि ये उसको वापस मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पैसे अब नहीं चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा अभी जो है वो अपोलोजाइज हूं, या फिर बहुत ज्यादा जो है वो मैं अभी गिल्टी फील कर रहा हूं, इसकी वजह से ये पैसे अब उनको वापस मिल जाए, ऐसा करो। और दूसरी चीज कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, जिसने मेरे को बदल दिया, ओके। तो ऐसा कुछ जो है उसने लेटर लिखा था, सारे के सारे जो एक्यूरेट जो कुछ बातें हो आपने पढ़ी होगी अच्छे से, आपको पता पर ये आइडिया आ जाएगा। अब लास्ट में देखो क्या होता है कि ये पूरे के पूरे चैप्टर की फिलोसॉफी जो ये भाई साहब भी बोलते थे पहले, ओके, क्या बोलते थे भाई साहब, क्या समझते थे, ओके, कि द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, पूरी दुनिया रेड ट्रैप है। क्या है ये जो आप सिटी, गांव, वो समंदर, जंगल, सारी कुछ चीजें हैं वो रेड ट्रैप है। क्या है? रेड ट्रैप, एक जाल है हमारे लिए, ओके। एंड फैसिलिटीज, क्या? फैसिलिटीज आर द बेट। फैसिलिटी क्या है? बेट। बेट का मतलब होता है चारा। क्या होता है? चारा। तो ये जो फैसिलिटीज है, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये दुनिया क्या है? एक रेड ट्रैप है। क्या है? रेड ट्रैप। और ये फैसिलिटीज सारी की सारी जो है वो उसका चारा है। क्या है? चारा। तो ये चीज याद रखना कि फैसिलिटी जो है वो बेट मतलब कि चारा। फैसिलिटीज क्या कि हम जो है वो गाड़ी, बंगला, पैसा, खाना पीना, ये वो सब जो है उसमें हम रह जाते हैं, और ये पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के दलदल में हम फंस जाते हैं, और हमारी लाइफ पूरी की पूरी तहस नहस इसमें ही हो जाती है। इसमें कभी फंसना नहीं चाहिए, ऐसा ये भाई साहब बोल रहे हो तो खुद ही फंस गए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमको दिखाई गई है थ्रू द कैरेक्टर और थ्रू द एग्जांपल ऑफ रेड ट्रैप सेलर, ओके, कि हमको उसमें फंसना चाहिए नहीं, जितनी जरूरत है उतना ठीक है, ज्यादा लालच एक बुरी बला है। ओके, तो ये सारा का सारा फॉर्मूला था या फिर सारा का सारा जो एसेंस था इस चैप्टर का, वो मैं आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जो है वो हमारा एक्सप्लोर करने वाला है चैप्टर नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, थोड़ा सा जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा। ओके, आराम से जो है वो अच्छे से देखो इस चैप्टर को और मेरे साथ समझो अच्छे से, आराम से जो है वो इस चैप्टर को समझने वाले हैं, एकदम क्लियर डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या चैप्टर में बोला गया है। चैप्टर का नाम है इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। ओके, इंडिगो का मतलब क्या होता है? जो जिसमें से हम कपड़े को कलर करते हैं, वैसा कोई जो है वो एक सब्सटेंस, जिसको लिक्विड, जिसको इंडिगो बोला जाता है। ओके, तो अब इसकी बात है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, याद रखना, नाम याद रखने पड़े खास करके आपको। ओके, नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो, तो पहला कैरेक्टर मतलब कि जो हमारे नरेटर है, नरेटर का मतलब क्या होता है? जो स्टोरी बता रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये लुई फिशर भाई साहब जो है, हमारे ऑथर भी वही है, हमारे नरेटर भी वही है। ओके, जो लुई फिशर भाई साहब है वो आए थे गांधी जी का इंटरव्यू लेने 1942 में। कब आए थे? तो वो डेट याद मत रखना, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, 1942 में वो भाई साहब गांधी जी का इंटरव्यू लेने आए थे, और तब वो गांधी जी से ये सब बातें पूछते कि चंपारण में क्या ये हुआ था, दोनों गपशप करते हैं, और वो सारी की सारी चीजें वो भाई साहब जो है वो एक बुक लिखते हैं गांधी जी के बारे में, जिस बुक का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या नाम था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक लिखते जिसमें सारी की सारी बातें उन्होंने बताई है। उस बुक का थोड़ा सा पार्ट हमको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हमारा नरेटर कौन हुए? मिस्टर लुई फिशर। ओके, तो लुई फिशर जो है वो हमारे नरेटर है, जिसने बुक, देखो याद रखो, गांधी जी के बारे में उसकी लाइफ की बेस्ट बुक कही जाती है। उसको क्या कहा जाता है? उसकी बेस्ट बुक। ओके, उनकी लाइफ की। तो ये बात खास करके याद रखना।
ओके। अब एक कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला, जो क्या है? एक रिजोल्यूट पीजेंट है। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड, क्या होता है? मतलब कि एक मक्कम, दृढ़ निश्चय वाला आदमी। ओके। पीजेंट मतलब क्या? किसान है, बहुत गरीब फार्मर है, ओके, जो मजदूरी करता है, वैसा मजदूर है पर एकदम मक्कम है, रिजोल्यूट पीजेंट। ओके। और उसके बाद है गांधी जी, क्या नाम है? गांधी जी, हमको पता है कि कौन है गांधी जी, जो हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। गांधी जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, प्रोटैगनिस्ट। ओके। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आता है एक, ये नाम जेबी कृपलानी। ओके। जेबी कृपलानी, थोड़ा सा छोटा सा रोल है यहाँ पे उसका। ओके। क्या है वो? एक प्रोफेसर है। कहाँ के प्रोफेसर है? प्रोफेसर ऑफ मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज, मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के ये वैसा प्रोफेसर है। क्या है? प्रोफेसर। कौन? जेबी कृपलानी। ओके। देखो ये नाम फिर से जब हम चैप्टर समझेंगे तो आएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ओके। अभी याद रखना, माइंड में याद रखना कब तो, क्योंकि आप जो है आगे जाओ तो उसको रिलेट कर पाओ। ओके। तो ये हो गए जेबी कृपलानी। अब ये है एक मास्टर जी हमारे, मास्टर मलकानी। क्या नाम है उसका? मलकानी। मास्टर मैंने लगाया है। ओके। तो ये मास्टर मलकानी है, मास्टर जी है। कहाँ के मास्टर जी है? तो देखो ये टीचर है इन लोकल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की ही लोकल गवर्नमेंट स्कूल के ये टीचर है, ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इसका नाम है जेबी कृपलानी, ये टीचर का नाम है मास्टर मलकानी। ओके। कृपलानी मलकानी में जो है वो आना कानी ना हो जाए, ध्यान रखना। थोड़ा सा पानी पी लेना, उसके बाद ये नाम याद रखना। तो ये दोनों नाम हो गए। उसके अलावा जो है वो एक हमारे राजेंद्र भाई प्रसाद है, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद है। ये राजेंद्र प्रसाद वही है कि जो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे उनके पास थे ब्रिज किशोर बाबू। क्या नाम था? ब्रिज किशोर बाबू। ये नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, और याद रहे तो बहुत अच्छा। ब्रिज किशोर बाबू। और तीसरे थे मौलाना मजरुल हक। क्या नाम था? मजरुल हक। हक नहीं है, हाँ मजरुल हक है। ओके। यहाँ पे हम क्यू कर देते हैं, थोड़ी सी जो है वो गलती से मिस्टेक हो गई होगी। ओके। मौलाना मजरुल हक। ये तीनों की तीनों जो है वो क्या है? लॉयर्स है। क्या है? लॉयर, जो गांधी जी के साथ थे। क्या? किसके साथ? गांधी जी के साथ थे। ये तीनों के तीनों लॉयर्स है। नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रख लेना। ओके। याद रह भी जाएगा। अब देखो एक है सर एडवर्ड गेट। क्या नाम है? एडवर्ड गेट। देखो ये कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर में आप इसको रिलेट कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारा का सारा नाम याद करो और याद रखो, वरना तो आपको लगेगा कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि एसएस पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ओके। बट याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए नाम आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर यूजफुल हो सकते हैं, तो याद रहे उतने रखना, बाकी जय भारत माता। ओके। तो चलो, सर एडवर्ड गेट वो क्या थे? द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके। इंग्लिश ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट सर एडवर्ड गेट, वो भी आएगा। ओके। और एक थे महादेव भाई देसाई और दूसरे थे नरहरि परिक, की जो टीचर्स थे। क्या थे? टीचर्स। ओके। गांधी जी ने उनको अपॉइंट किया था, बुलाया था, वो भी आएगा आगे। और ये गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है देवदास। क्या नाम है? देवदास। यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी, जिसका नाम है देवदास। और गांधी जी की धर्मपत्नी जिसमें से ये भाई साहब आए, पुत्री नहीं है, सॉरी, तो ये जिसका नाम है कस्तूरबा। क्या नाम है? गांधी जी की वाइफ है। कौन है? गांधी जी की वाइफ। ओके। तो ये कस्तूरबा। इतने कैरेक्टर है। आगे थोड़ा सा छोटा छोटा देख लेते हैं कैरेक्टर्स के बाद जो है वो अब क्या आएगा, तो इस चैप्टर की थीम क्या आएगा? चैप्टर की थीम फटाफट से लीटे लीटे को हटा देते हैं और इस थीम के ऊपर जो है वो ध्यान ज्यादा से ज्यादा देते हैं। ओके। कि क्या है चैप्टर की थीम, याद रखो। तो थीम क्या है? अपलिफ्टमेंट। क्या है? अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट मतलब कि किसी को ऊपर उठाना या फिर किसी को जो है वो डेवलप करना। किसको डेवलप करना है? ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट मतलब कि फार्मर, मजदूर। ओके। कहां के मजदूर? ऑफ चंपारण। ये हमारा ये पूरे के पूरे चैप्टर का लोकेशन है। क्या है? चंपारण। ये पूरा का पूरा चैप्टर कहां था? चंपारण में। पूरा का पूरा एक्ट कहां पे हुआ था? चंपारण में। याद रखना कौन सा एक्ट था वो भी बताता हूं, पर वो चंपारण के पीजेंट को अपलिफ्ट करना था और ब्रेक द लैंडलॉर्डशिप। ये था हमारा मेन क्वेश्चन, प्रॉब्लम। ओके। चंपारण का मेन प्रॉब्लम मतलब कि ये जो है वो हमारा क्या है? मेन प्लेस, मतलब कि मेन लोकेशन। ओके। लोकेशन है और ये क्या है? मेन प्रॉब्लम। क्या है? ओके। ये याद रखना। तो चंपारण जो है वो कहां पे आया है? बिहार में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? एक
डिस्ट्रिक्ट। और अब जो है वो थोड़े से बता देते हैं हमें आपको कि क्या एक्चुअल में टॉपिक था। तो चंपारण में जो बिहार के जो लोग रहते थे वहां पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे अंग्रेजों ने ऐसा जो है वो पहले बता रखा था कि ये जमीन जो है वो सारी की सारी कितनी थी अंग्रेजों की, मतलब वो लैंडलॉर्ड्स थे। क्या थे? लैंडलॉर्ड्स। ओके, वहां के तो जमीन अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि आपको क्या करना होगा, अपनी जमीन के 15% में आपको जो है वो क्या कंपलसरी आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी है। मतलब कि हमको इंडिगो चाहिए तो उनको बिजनेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए और उसके इंडस्ट्री के लिए, तो आपको इंडिगो जो है उसकी प्रोडक्शन करनी है और वो हमको देना है कंपलसरी। ऐसा अंग्रेजों ने रूल बनाया था। बट अब क्या हुआ कि अब जो है वो इंडिगो जो है वो आर्टिफिशियली कई सारे कंट्री में, फॉर एग्जांपल खास करके जर्मनी में बनने लगी आर्टिफिशियली। ओके, तो अब ये उगाने की जरूरत नहीं है। तो अब उन्होंने ऐसा कहा कि आपको ये उगाने की जरूरत नहीं है तो जमीन हमको दे दो, और अब तक जो आपने जो खेती की है उसका हमको टैक्स दो, पैसे दो। मतलब कि जमीन भी उनकी अंग्रेजों की तो थी नहीं, उसके बाप दादा थोड़ी यहाँ पे लाए थे खींचे में भर के। तो जमीन भी हमारी थी, हम उसमें फार्मिंग करते थे, क्रॉप उनको देते थे और उसका भी उनको टैक्स चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम था जिसको ये मजदूर से छोटे से ओके वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो जो है उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहते या फिर वो न्याय चाहते थे। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैटर था। समझ में आ गया? आगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना। चलो फटाफट से यहाँ पे पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पे तो खास करके माय लॉर्ड आएगा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे पॉइंट्स पहले से याद रखते। तो गांधी जी अराइवल इन भारत, भारत में गांधी जी कब आए थे? 1915 को आए थे। कब आए थे? 1915 को भारत में आए गांधी जी। भारत की जो पूरी की पूरी पोजीशन देखी, उसके बाद उनको लगा कुछ करना पड़ेगा, तो वो कांग्रेस के साथ जुड़े। कांग्रेस मतलब की बनी। ओके, और कांग्रेस पता है हमको क्या है आजकल की? नहीं, राहुल गांधी वाली नहीं। ओके, दूसरी। तो अब ये कांग्रेस है। 1915 में आए, 1916 में, सॉरी 1996 नहीं आएगा, 1916 आएगा। ओके, गलती से ये भी मिस्टेक हो गई है बाय आवर टाइपर। ओके, तो 1916 जो है उसमें, और कौन सा मंथ था? दिसंबर था। कौन सा मंथ था? दिसंबर। तो 1916 में दिसंबर में क्या था? एक एनुअल कन्वर्सेशन। एनुअल मतलब कि साल में एक बार होता है कन्वर्सेशन। किसका? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक कन्वर्सेशन था। कहां पे था? लखनऊ में था। कहां पे? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी जो है वो बेस पढ़ा रहा हूं आपको। कहां था? लखनऊ में था। ओके, एनुअल कन्वर्सेशन किसका? कांग्रेस पार्टी का। कब था? 1916 को। क्लियर? तो ये था जिसमें 2301 डेलीगेट्स, मतलब कि 2301 डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स का मतलब होता है मेंबर्स। क्या होता है? मेंबर्स। तो इतने मेंबर्स है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उसमें गांधी जी व्यस्त थे। क्या था? गांधी जी उसमें व्यस्त थे, बिजी थे। ओके, तो ये हुआ था। अब आगे देखो तो आगे जो है वो ये सारे के सारे लोग, ये पूरा का पूरा तामझाम चल रहा था। 1916 की ये बात है। और तब भी जो है वो ये सीरियस प्रॉब्लम भी हो गई थी। कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी? कि ये जो है वो इश्यू चल रहा था, गांधी जी वहां बिजी थे और चंपारण में ये सब चल रहा था। तो अब देखो क्या है, राजकुमार शुक्ला जो वहां के एक पीजेंट थे, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा रिजोल्यूट, मतलब कि डिटरमाइंड ये पीजेंट था। ओके, नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल जो है वो मजदूर। बट ये मजदूर जो है वो आता है गांधी जी के पास। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी। गांधी जी को कैसे मिले? देखो, डायरेक्ट मिल भी नहीं पाए थे, उसने कितना तो स्ट्रगल किया था उसके लिए। देखो तो कैसे थे वो राजकुमार शुक्ला? एक तो इलिटरेट थे। कैसे थे? इलिटरेट थे। ओके, तो इलिटरेट बट रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मीनिंग हमको पता है। ओके, कहां के थे? चंपारण के थे। कहां के थे? चंपारण के। ओके, देखो याद रखना रिजोल्यूट। ओके, वो तो समझ में आया। बट एक ये वर्ड याद रखना। ओके, पीजेंट के लिए ये सिनोनिम वर्ड है योमेन। क्या बोलते हैं उसको? योमेन। पीजेंट के लिए एक सिनोनिम वर्ड है योमेन। या फिर दूसरे को शेयर क्रॉपर। क्या याद रखोगे? शेयर क्रॉपर। ओके, मतलब कि अपना क्रॉप शेयर करना है। वो अंग्रेजों को शेयर कर रहा था ना इंडिगो, अपना क्रॉप शेयर, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर क्रॉपर। ओके, योमेन या फिर शेयर क्रॉपर, ये वर्ड्स भी आए हैं पीजन। अगर याद रखे तो आप जब आंसर लिखोगे ऐसे वर्ड यूज करो तो जो है वो पेपर चेकर को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर? अब देखो, गांधी जी हैड, उस टाइम पर क्या था? गांधी जी को बहुत काम था, गांधी जी बिजी थे। गांधी जी हैड एन अपॉइंटमेंट। क्या अपॉइंटमेंट था?
कि उनको कानपुर जाना था। कहां जाना था? कानपुर। ओके, अब राजकुमार शुक्ला आए गांधी जी से मिलने के लिए, पर गांधी जी को तो कानपुर जाना था, वो उनसे मिल नहीं पाएंगे, ऐसा सब कुछ हुआ। ओके, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग चलती रही, कानपुर चाहे लखनऊ चाहे यहाँ पे वहां पे। तो वैसे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को फॉलो किया कितने? 4 वीक्स। कितने वीक्स तक? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। ओके, उतने जो है वो सप्ताह तक, वीक तक उनको गांधी जी को फॉलो किया एंड फाइनली जो है वो डेट फिक्स की। कहां पे फिक्स की डेट? कोलकाता में। कलकत्ता, यहाँ पे कैलकटा जो लिखा है, मतलब कि पुराने में जो हम कोलकाता है अभी का, उसको पहले कलकत्ता बोलते थे या फिर कैलकटा बोलते थे। तो वहां पे जो है वो गांधी जी के साथ उन्होंने बोला, मीटिंग फिक्स की, मतलब कि वो मिलने का मौका मिला कोलकाता में गांधी जी को। ओके, और उसके बाद जो है वो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये पूरी की पूरी बात बताई कि क्या मैटर था चंपारण वाला। और उसके बाद जो है वो गांधी जी रेडी हो गए जाने के लिए, रेडी टू गो, चलो हम भी जाते हैं फटाफट से। कहां पे? दीव दमन नहीं, जाते कहां? चंपारण। चंपारण में क्या था वो देखना है, चलो फटाफट से। तो अब जो है वो वहां पे जाकर बीच में मुजफ्फरपुर आता है। कौन सा? एक सिटी है जिसका नाम क्या है? मुजफ्फरपुर, याद रखना। ओके, तो ये मुजफ्फरपुर जो है, वहां पे गांधी जी बीच में गए और सीधा मिले किसको? मेट राजेंद्र प्रसाद। किसको मिले? राजेंद्र प्रसाद को। देखो मुजफ्फरपुर लिखा ही है यहाँ पे, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो वो राजेंद्र प्रसाद को मिले मुजफ्फरपुर में। ओके, कौन मिला? गांधी जी। किसको मिले? राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? लॉयर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो उसको गांधी जी मिले मुजफ्फरपुर में। उसके बाद जो है वो वहां पे उसके घर में गए, वहां पे भी एक इंसिडेंस हुआ कि वहां पे ये राजेंद्र प्रसाद नहीं थे घर में। तो राजकुमार शुक्ला को, वो जानते हो कि ये जो है मजदूर है, तो गांधी जी को भी उन्होंने मजदूर समझ लिया कि ये भी सारा दूसरा मजदूर आया है, पर ऐसा नहीं था। ओके, तो वो और गांधी जी का वहां पे इंसल्ट हुआ, उनको जो है वो दलित या फिर अनटचेबल समझ के उसको पानी भी नहीं पीने दिया और निकाल दिया। तो ये सब कुछ बातें हुई थी, रिस्पेक्ट नहीं है पर ऐसा हुआ था। ओके, तो ये सारी की सारी बातें वहां पे हुई थी मुजफ्फरपुर में राजेंद्र प्रसाद के घर में। वहां से वो निकले और जेबी कृपलानी जो है, जेबी कृपलानी, ये नाम आया था ना, मैंने जो आपको बताया था कि क्या थे? मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी। वो उनको आए पिक करने के लिए। ओके, पिक्ड देम। अब जेबी कृपलानी जो है वो उनको पिक करने के लिए, उनको लेने के लिए आए गांधी जी को, और ले गए कहां पे? वो ये जो मास्टर मलकानी भाई साहब है उनके घर में। कहां ले गए? मलकानी के घर में, जहां पे गांधी जी रहने वाले थे। कितने दिन तक? फॉर 2 डेज। ओके, गांधी जी वहां पे 2 दिन के लिए रहे थे। कहां पे? मास्टर मलकानी के घर पे, जो स्कूल टीचर थे और ये प्रोफेसर थे, वो लेने आए थे, इनके घर पे रुकना था। क्लियर? उनका काम यहां खत्म, अब ये 2 नाम नहीं आएंगे। ओके, तो मुजफ्फरपुर में पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद से मिले, कृपलानी भाई साहब उनको ले गए, मलकानी भाई साहब के घर पे रहे, और वहां से निकल के सीधा जो है वो पहुंच गए वो भाई साहब गांधी जी, मतलब कहां पे? तो यहाँ पे पहुंचे, कहां पे? तिरहट। क्या नाम है? HU आएगा यहाँ पे। ओके, ये बहुत सारी मिस्टेक्स है पर इसको इग्नोर करना। ओके, कहां आएगा? क्या आएगा? तिरहुट। ओके, तिरहुट क्या है? मोतीहारी में आया है तिरहुट। और मोतीहारी जो है वो एक कैपिटल है। कैपिटल क्या की? चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है मोतीहारी। क्या है? मोतीहारी। ओके, तो ये भी एक गांव का नाम है, ये नाम याद रखना है, मोतीहारी खास करके। ओके, तो गांधी जी वहां पे तिरहुट मोतीहारी में पहुंच गए और वहां जाके सीधा विजिट किया। कहां पे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो एसोसिएशन थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, मतलब कि अंग्रेजों ने अपने जो जमींदार है उनकी एसोसिएशन बनाई थी, एक मीटिंग टीम बनाई थी। वहां पे वो गए, वहां से उनको मिले। क्यों मिले थे? क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। क्या करना था? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। हाल में माजरा क्या है, हम कहां से कैसे शुरू कर सकते, कैसे लड़ सकते, ये सब कुछ जानने के लिए किसको मिले? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन में गए। बट वहां उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं, बहुत ज्यादा हार्श बिहेव किया उनके साथ। अंग्रेजों ने उनको बोल दिया कि तुम तो वापस चले जाओ, निकलो यहाँ से, आउटसाइडर्स को हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, ऐसा कुछ बोल दिया। उनके प्रेसिडेंट ने भी उसके साथ बहुत हार्श बिहेव किया। तो ये सारी की सारी बातें हुई थी यहाँ पे। अब जो है वो आगे क्या हुआ, सब कुछ ऐसा करके तामझाम करके लास्ट में फिर गांधी जी को पता चल गया कि एक्चुअल मूवमेंट या फिर एक्चुअल जो है वो मैटर था क्या। ओके, वो हमको खास करके देखना है, भूलना नहीं है कि मैटर क्या था। ओके, वो जो है वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे, एक्चुअल मैटर ऑफ चंपारण क्या मैटर था। तो पहली बात तो क्या थी? प्रोटेस्ट और वार्निंग्स। ओके, मैटर तो समझ में आ गया कि पीजेंट्स को जो है वो जो टैक्स मांग रहे, कितने सारे लोगों को क्या करते थे वो, कि ठग्स को बेचते थे, मतलब गुंडों को बेचते थे, लोगों को मार कर, धमका कर, डरा कर टैक्स लेते थे। कितने सारे लोगों ने टैक्स दे दिया था, तो वो टैक्स वापस लेना था।
और जिसने नहीं दिया था उनको ना देना पड़े, वैसा करना था, वो मामला था। ओके, अब देखो वहां पे कितने सारे प्रोटेस्ट हुए कि हम नहीं टैक्स देंगे, ओके, हम जो है वो नहीं जाएंगे, ये वो सब कुछ किया। गांधी जी ने जो है उन लोगों के लिए आवाज खड़ी की, बार बार जो है उनको एप्लीकेशंस दी कि टैक्स को रद्द करो, टैक्स को रद्द करो। और उनके सामने गांधी जी को वार्निंग्स मिली कितनी सारी। पहले बार जो है नोटिस आई कि तुम यहाँ से चले जाओ, गांधी जी ने बोला नहीं जाऊंगा। दूसरी बार आई कि तुम यहाँ से चले जाओ, आउटसाइडर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो भी नहीं गए गांधी जी। ओके, ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद तो हद पार हो गई, तो गांधी जी को जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। ओके, गांधी जी को कि गांधी जी आप यहाँ पे नहीं रहोगे, आप चले जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। जेल में डाल दिया गांधी जी को। कि क्या हुआ कि वो अगर गांधी जी जेल में चले गए तो कौन प्रोटेस्ट करेगा, ऐसा। ओके, तो गांधी जी जो है वो चले गए जेल में, उनको अरेस्ट भी कर लिया। पर उसके साथ साथ जो है वो गांधी जी लोगों को, जो 3 वो नाम थे, आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा। ओके, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था 3 वो जो सारे वो लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एक मजरूल हक थे, ओके, और तीसरे जो भाई साहब थे, ओके, वो तीनों के तीनों जो लॉयर्स है, उनको गांधी जी ने बोला था कि मैं अगर जेल में जाऊं तो आप सब लोग मेरे पीछे ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो चालू रखोगे, इसमें कोई भी जो है वो जरा सा भी बैरियर आना चाहिए नहीं। ओके, और उसके साथ साथ देखो 10,000 लोगों ने, 10,000 पीपल, उन्होंने जो है वो रिटर्न एप्लीकेशन थी वहां पे अंग्रेजों को, ओके, कि आप ये काम बंद करो, हम नहीं सहेंगे, हम जो है वो इतना अत्याचार नहीं सह सकते, हमको इसमें से मुक्ति चाहिए, सब कुछ। 10,000 लोग गांधी जी के साथ खड़े थे। इतने सारे लोग को वहां देखकर अंग्रेज सारे के सारे हक्के बक्के रह गए कि अब क्या होगा। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हुई। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ओके, उसने क्या किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ये जो है वो सारे के सारे गांधी जी को, क्या नाम था उसका? एडवर्ड गेट। क्या नाम था? एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ओके, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। आजाद पहले तो बेल वेल दे दी, उसको छोड़ दिया। उसके बाद गांधी जी को बुलाया। किसके लिए बुलाया? सेटलमेंट के लिए। भाई हमसे ये अब सहन नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को ले जाओ यहाँ से, बच्चे नहीं बट लोग, ओके, आपके लोगों को यहाँ से ले जाओ और बात को रफा दफा करो। क्या करते हो तुम भी यार, ऐसा करते हो, छोटे बच्चों को डराने भर। तो ऐसा सब कुछ जो है वो गांधी जी को उन्होंने बोला, सेटलमेंट करने के लिए बुलाया। ओके, और उसके बाद सब कुछ बातें हुई, 3-4 मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो है वो लास्ट में बैटल जो है वो गांधी जी ने जीती। पर कैसे जीती? तो देखो यहाँ पे हमारे जो लुई फिशर है ना, वो लिखते हैं अपनी बुक में कि गांधी जी को अंग्रेजों ने बुलाया ना, तब उन्होंने प्लान करके रखा था। क्या प्लान करके रखा था? कि गांधी जी हमसे 100% जो है वो टैक्स मांगेंगे, ओके, और हम उनको 100% देंगे नहीं। हम उनको ऐसा बोलेंगे कि हम जो है वो आपको कितना देंगे, 20% जो है वो हम रखेंगे, उसके अलावा आपको देंगे। पर गांधी जी वहां गए, गांधी जी ने बोला कि हमको 50% वापस चाहिए। उसने बोला कि नहीं, 50% नहीं, 25% ही हम देंगे आपको। ओके, तो उन्होंने जो है वो गांधी जी को 25 का बोला। गांधी जी ने झट से हाँ कर दिया और 25% लोगों को वापस मिल गया। अब उसके बाद जो है वो गांधी जी ने बाहर आकर क्या बोला कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, पार्टी करो, पिज्जा मंगाओ। तो ये क्या बोला उसने कि चंपारण की बैटल जो है वो जीत ली गांधी जी ने, और सबका साथ मिला, उसके सहारे ये बैटल हो गई। अंग्रेजों ने जो है उनको टैक्स वैक्स रद्द कर दिया, ये सब कुछ काम खत्म हुआ। उसके बाद गांधी जी ने वहां पे देखा कि लोग कैसे भूत की तरह रह रहे हैं। ओके, ना ही कोई लिटरेसी है, कोई पढ़ना लिखना, स्कूल, ये वो सब कुछ नहीं, कितनी ज्यादा डल लाइफ है उनकी, तो उनको सब कुछ अच्छे से लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए। क्या करने के लिए? लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि कितनी 6 स्कूल, 6 स्कूल, कितनी 6 स्कूल जो है उन्होंने खोली। किसको बोला ये जिम्मेदारी दी थी? उतने छोटे बच्चे को जिसका नाम था देवदास। क्या नाम था? देवदास। तो देवदास भाई को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम जो है वो अलग अलग गांव में 6 स्कूल ओपन करोगे। क्या? स्कूल। तो अब स्कूल ओपन करेंगे तो टीचर तो चाहिए, तो 2 नाम थे, उनको बुलाया। किसको बुलाया? महादेव भाई देसाई, और जो अदर टीचर थे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे एक नाम आया था नानहरी करके, ओके, तो वो महादेव भाई देसाई को बुलाया। उसके साथ साथ मुंबई, पुणे, सबसे अलग अलग जो है वो टीचर्स को बुलाया वहां पे पढ़ाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो सब कुछ बातें हुई। और उसके बाद कस्तूरबा को इंस्ट्रक्शन दिया, उनको बताया क्या कि आपको क्या करना है, एनहेंस द लाइफ ऑफ वुमेन। ओके, वुमेन की लाइफ को, जो वहां पे जो लेडीज थी उनकी लाइफ को सुधारना था, क्योंकि वहां की पोजीशन ऐसी थी। कस्तूरबा गए एक घर में कि सब लोग जो है वो आना चाहते थे गांधी जी का जो है वो साथ देने के लिए, बट वुमेन की पोजीशन ऐसी थी कि घर में पहनने के लिए एक ही साड़ी होती थी। सोचो आप, कितनी घर में
पहनने के लिए एक ही साड़ी होती थी, जिसको जो है वो घर में जितनी भी वुमन हो वो टाइम बाय टाइम या फिर जो है वो जब भी कहीं किसी को एक को बाहर जाना हो तो पहनती थी, और दूसरी दो कपड़े ना होने की वजह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए घर में पूरा घर पैक करके रहती थी। सोचो आप कि इतनी ज्यादा खराब पोजीशन थी वहां की वुमेन की। ओके, तो उनको भी एनहांस करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको जो है वो अच्छे से कपड़े देना या फिर जो है वो आश्रम के काम सिखाना, लॉस सिखाना, वो सारी की सारी बातें जो है वो कस्तूरबा ने की। और खास करके वहां की बीमारी गंदगी वंदगी हटाने के लिए डॉक्टर अपॉइंट किया गया। क्या अपॉइंट किया गया? डॉक्टर, कि जो डॉक्टर वहां के जो रोग होते थे, वो सारी की सारी बीमारियां होती थी, उनका इलाज करते थे। पहले 6-7 महीने तो कैसे किया था? एकदम फ्री में ही इलाज किया। कैसे किया? एकदम फ्री में उन सभी लोगों का इलाज किया, और उसके बाद जो है वो वहां की पूरी पोजीशन जो है वो अच्छी की। ओके, तो ये करने के लिए जो है वो क्या किया था? डॉक्टर जो है वो दवाएं अलग अलग देते थे। कितनी? 3 टाइप्स की अलग अलग दवाएं होती थी। कितनी? 3 टाइप्स की अलग अलग दवाएं जो है वो यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास होती थी, जो उनको सारे के सारे रोग के लिए 3 देते थे। अगर मान लो कि किसी को जो है वो कोटेड टंग, मतलब कि जबान पे टंग पे छाले पड़ गए, ये वो सब रोग हुए हैं, मुंह के कोई भी, या फिर थ्रोट डिसीज है, गला खराब है, ये वो सब कुछ हुआ, तो उनको जो है वो बिना सोचे कैस्टर ऑयल दे देने का कि ये लो भाई कैस्टर ऑयल खाओ पियो और मजा करो, ऐसा सब कुछ जो है वो बोल देने का। ओके, क्या देने का? कैस्टर ऑयल। तो ये दवाई थी किसके लिए? अगर मुंह के कोई भी गले के रोग हुए हैं तो। अगर मान लो कि मलेरिया हुआ है, क्या हुआ है? मलेरिया। ओके, तो मलेरिया हुआ है तो उसको क्या दिया जाएगा? क्विनिन ऑयल। क्या दिया जाएगा? क्विनिन ऑयल। और उसके साथ साथ कैस्टर ऑयल तो देना ही है। ओके, कैस्टर ऑयल सब में आएगा, तो क्विनिन ऑयल और कैस्टर ऑयल उनको दे दो मलेरिया के लिए, या फिर कोई भी जो है ऐसे फीवर हुआ है तो चला जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि मान लो कि किसी को स्किन प्रॉब्लम है, ओके, किसी को कुछ भी स्किन प्रॉब्लम, तो उसके लिए दिया जाएगा सल्फर ट्यूब। ओके, ऑइंटमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो सल्फर ट्यूब दिया जाएगा, उसके साथ भी क्या? कैस्टर ऑयल। ओके, तो ये चीजें जो है वो दवाई दी गई। मतलब कि जो है वो पहले गांधी जी वहां गए, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया, सब कुछ हुआ, पूरा सेटलमेंट किया, वहां पे कितने सारे जो है प्रोटेस्ट किए, लोगों को साथ लिया, सब कुछ करके मामला खत्म किया, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी की, स्कूल्स खोले, वुमेन को अच्छे से पढ़ाया, डॉक्टर मतलब कि हाइजीनिक जो है वो एरिया बनाया, वो सारी की सारी चीजें करके यहाँ पे जो है वो हमारे इंडिगो के मिशन में, मतलब कि चंपारण के मोतीहारी में, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में जो है वो गांधी जी ने उस नाम से, अब इस एक मूवमेंट से गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए थे, और अंग्रेजों को पता चला था कि गांधी जी क्या चीज है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे होती है चैप्टर 5 में। अब चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये 1 to 5 हमने चैप्टर्स देखे। चैप्टर नंबर जो है वो 6, 7, 8 आगे के जो चैप्टर्स है वो हम नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 फटाफट से अपलोड करूंगा, उसमें देखेंगे। तब तक जो है वो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, आप भी बाद में आएगा। सायोनारा, बाय बाय।